ओके, तो फॉरेक्स गेन एंड लॉस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, लास्ट डे ऑफ लास्ट बैच। और शायद मेरा रूटीन बिजनेस चालू होगा तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो हम जस्ट 10 मिनट में फॉरेक्स गेन सीख सकते हैं। देखो, आप सिस्टम सीख गए हो अभी टैली का पूरा, कुछ भी फीचर ऑन करना है तो क्या करेंगे, F11 में अकाउंट्स फीचर्स में जाना है, पहले मल्टी करेंसी ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने पहले बोला था कि मैं क्यों फ्रेश डेटा क्रिएट करता हूँ, जबकि वहां पे पूरा हाथ से करने को मिल जाए हमें, कि पहले ही मैं डेटा बना के रखता हूँ और उसको अगर दिखाऊंगा तो आपको ये सब चीज ध्यान में नहीं आएगी। इसलिए तो मल्टी करेंसी ऑन कर लिया, बस अभी जाना है आपको अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में करेंसी बनाएंगे खुद का, जो कोई करेंसी नाम का एक टॉप मेनू आएगा यहाँ पे, एंटर, फिर क्रिएट, एक बना देते डॉलर वाला, डॉलर साइन डाल दिया, पहले सिंबल डालना है, फिर इसका नाम आएगा। तो डॉलर तो 3 डेसिमल में चलता है, तो 3 डेसिमल आ जाएंगे यहाँ पे, और शायद वो डेसिमल जो रहता है उसको सेंट बोलते हैं आगे। ओके, फिर 10 डेसिमल वर्ड में भी चाहिए, तो ये लिखा है यहाँ पे कि वर्ड में प्रिंट करोगे तो कितने चाहिए, जैसे कि $2.250, या फिर $2.255। तो ऐसा जो भी उसके आगे का है, जैसे इंडिया में हम पैसा बोलते हैं इसको, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आप देख लो, उसके हिसाब से करेंसी बना लो। तो यहाँ पे 3 में आएगा कि 2 में आएगा, आप अपनी करेंसी के हिसाब से सीख लो। यहाँ पे डाल दिया मैंने, अब करेंसी हो गया, तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी डालना पड़ेगा। सो सेम विंडो के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज है, तो पूछेगा कि कौन सी डेट में डाल रहे हो, तो स्टार्टिंग का उस, मान लो साल का डाल रहे हो एक साथ ही, तो होता नहीं कि हर महीने अलग डालना होता है। तो 1 अप्रैल से मैं डाल रहा हूँ इसको, एग्जाम्पल के लिए हम 1 अप्रैल ले रहे हैं। ओके, आप 31 मार्च डाल सकते हो। मैंने बोला स्टैंडर्ड रेट उसका मान लो $75 है, ₹75 पर डॉलर। स्टैंडर्ड पर बाइंग रेट अलग रहता है और सेलिंग रेट अलग रहता है, आपको पता है। तो मैं जानबूझ के यहाँ पे सेम डाल रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल देखना है मुझे। तो आप बाइंग के अलग लगाओ, सेलिंग के अलग लगाओ, तो डेटर्स में अलग रेट लगेगा और क्रेडिटर में अलग रेट लगेगा अपने आप। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया। अब देखो हमने क्या किया था, ये फिल में जाके करेंसी ऑन कर लिया, फिर करेंसी एक नया बना लिया। करेंसी बनाया कि एक रुपीज वाला था अपने पास बाय डिफॉल्ट, जैसे इंडियन कंपनी बनती है तो एक करेंसी आ ही जाता है, फिर ये आ गया। ठीक है, अगर आप पुरानी वाली कंपनी में हो, टैली में जैसे 4.93 है, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं 5 है, और आपकी विंडोज एक्सपी वाली है। ओके, विंडोज भी शायद आपका ऐसा हो सकता है कि आप पुराना यूज कर रहे हो, तो इसमें आपको एक दिक्कत रहेगा कि ये करेंसी का सिंबल नहीं आएगा आर वाला, कि आर यस लिख के आएगा, आर यस मतलब रुपीज। ओके, तो पुरानी इसमें नहीं था वो। ठीक है, अभी ये करेंसी बन गया, रेट ऑफ एक्सचेंज में जाके हमने रेट भर दिया। अब एक पार्टी भी बना लेते हैं, लेजर क्रिएट, एक पार्टी बनाते हैं, मैं इसको बोलता हूँ यूएसए क्लाइंट, यूएसए का क्लाइंट, सनरी डेटर्स। मैं डेटर्स का दिखाऊंगा, आप परचेस का भी कर लो अपने आप। फिर वो बोलेगा डॉलर, इसका करेंसी बताओ क्या है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे डॉलर, बिकॉज दैट पार्टी इज बिलोंगिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में कंट्री यहाँ पे बदल दूंगा मैं, इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर लूंगा, और फिर इसको एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया। अब बिल कर लेते हैं पहले, तो थोड़ा मैं अगले पीरियड्स में चला जाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि 1 दिसंबर 20 में चला जाता हूँ। ठीक है, जानबूझ के मैं थोड़ा आगे का ले रहा हूँ कि उस महीने का प्रॉफिट एंड लॉस मुझे देखना है। तो दिसंबर में तो हमने कोई एंट्री डाला नहीं है, तो यहाँ पे वो यूएस पार्टी लेना है, यूएसए क्लाइंट। हमने शायद यूएसए पार्टी यहाँ पे कैसे आ गया, हमने तो फिर डॉलर हमने देखा तो नहीं था। ओके, वो कल का कुछ डेटा इंपोर्ट किया था उसके साथ आया होगा ये। ठीक है, क्लाइंट, डॉलर क्लाइंट लिया उसका, और सब ले लिया उसने अपने आप, तो कोई आइटम भेज देते हैं। ओके, शायद ये आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, ये एचएसएन कोड और जीएसटी यहाँ पे कैसे दिख रहा है। वेट, आई हैव टू क्लोज दैट टीडियल्स, जो यहाँ पे टीडियल्स है। ठीक है, उसकी वजह से वो आता है। तो वापस बिल में चला गया यहाँ, वैसे टैली से बाहर क्यों आना पड़ेगा मुझे रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे जाते हैं, देखो आएगा ही यहाँ पे, रिफ्रेश नहीं होता है। चलो हम अपना आइटम ले लेते हैं, पुरानी वाली आइटम, कीबोर्ड। ओके, सो कीबोर्ड है और 10 क्वांटिटीज। अब यूएस बेचेंगे तो थोड़े 10 विकेट बेचेंगे, 1000 क्वांटिटी बेच रहे हैं हम। ओके, और उसका रेट पूछ रहा है, तो रेट कैसे रहेगा कि उसने मान लो बोला है कि भाई 200 रुपया पर कीबोर्ड है मेरा, तो 200 रुपया मतलब डॉलर कितने हो गए, तो शायद 75 से डिवाइड हो जाएगा,
तो मैं अपने हिसाब के लिए $2 पकड़ लूँ यहाँ पे, ओके, तो ₹150 हो जाएगा, या फिर $3 पकड़ लेता हूँ, तो पर कितने में चला जाएगा, $3, ठीक है। तो जैसे $3 डाल दूंगा तो क्या कर रहा है वो, $3 मतलब रुपीज हो गए 75, मतलब पर डॉलर। तो 75 से 3 को ये मल्टीप्लाई करके अपनी अपनी वैल्यू बता रहा है कि 2,25,000 हो जाएंगे इसके, ठीक है। और डॉलर में बिल कितना बनेगा, $3,000 का, ठीक है। चलो यहाँ पे चले गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया। फॉरेक्स है तो हमने उतना जीएसटी बेस्टी नहीं लगाया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। ईबी बिल का मैं लेता नहीं हूँ, ईबी बिल इज द बेसिक पार्ट ऑफ टैली। तब तक यूएस पार्टी को एंट्री कर लिया, यूएस क्लाइंट को, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में चले जाते हैं, यूएसए का क्लाइंट देख लेते क्या हुआ। देखो यहाँ 2,25,000 उसकी रिसीवेबल है, और बिल का प्रिंट आउट दिखता हो तो क्या होगा, बिल की प्रिंट आउट में ऐसे दिखेगा, $3,000 दिखेगा यहाँ पे। और अगर मैं F12 में जाके बताऊं इसको कि ये सब रुपीज वाला दिखाओ, तो ये रुपीज वाला दिखाएगा, ओके। अल्ट्रा F12 में, अल्ट्रा पी के ऊपर F12 में जाके करेंसी का डिटेल्स ले लो आप। तो अब तो मैं बस फॉरेक्स के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे। तो कौन सी डेट में किया था हमने, 1 दिसंबर, ओके। तो हम इसका पैसा ले लेंगे 1 दिसंबर के बाद। मान लो 10 दिसंबर को पैसा आ गया उसका, अकाउंट्स में चले गए, रिसीट्स में चले गए, 10 दिसंबर के चले अंदर। फिर बैंक ही आएगा अप्रोक्स, HDFC हमने कुछ बनाया था वो ले लेता हूँ, यूएसए का क्लाइंट ले लिया। अब आएगा पैसा कितना पता है, $3,000 ही आएगा। वो बंदा डॉलर में कोई बढ़ाता नहीं है। पहले तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि डॉलर ज्यादा आ गए, डॉलर तो 3,000 ही आ गए हैं, मेरा रुपीज का कन्वर्जन बढ़ गया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, $3,000 ही ले लूंगा। तो $3,000 से रिसीट मारनी है, कभी भी ध्यान रखो। आपने एंट्री करते समय डॉलर में किया था, भले अकाउंटिंग वो रुपीज में कर रहा है, फिर पैसा आएगा तो डॉलर में आएगा। बैंक आपको एडवाइस देने वाली है, वो डॉलर का कन्वर्जन दिखाने वाली है, और वहां पे बताएगी कि इतने डॉलर का इतना कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे डॉलर से ही डालना है, एंटर कर लो। अब टैली यहाँ पे पूछेगा कि $3,000 आप ले रहे हो 75 पैसे से, कोई चेंज करना है क्या इसमें आपको। तो 75,000 था जब हमने बेचा था 1 दिसंबर को। अब मुझे 75 की जगह पे मान लो मैं उसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 85 हो गया, जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो 85,000 उस दिन का मेरा। अब आप जाके रेट ऑफ एक्सचेंज में बदल दो, ऐड कर लो कैलेंडर, या तो सीधे यहाँ पे बदल दो, इट इज इन हैंड्स ऑफ यूजर, ओके। हर बार देखो जो भी मास्टर में आप करोगे, जीएसटी हमने वैसे ही सीखा, टीडीएस में आपने सीखा होगा वीडियो में। तो हर बार भले आप मास्टर कॉन्फ़िगर करो, यू कैन मॉडिफाई सम थिंग्स ऑन योर वाउचर ऑल्सो। सो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि 2,55,000 आ गए, ठीक है। तो यस, एक्सेप्ट कर लिया यहाँ। तो ये उसका एक ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। चलो अभी एंट्री वापस देख लेते हैं, लेजर में क्या दिखा दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो 2,25,000 डेबिट थे, 2,55,000 आ गई, क्योंकि भले उसने डॉलर तो दो उतने ही दिए थे, लेकिन इंडियन रुपीज के हिसाब से वो उसका कन्वर्जन करके मेरी अनएडजस्टेड गेन करके इतना दिखा रहा है। भले वो गेन रहेगा कि लॉस रहेगा, 75 की जगह पे आपका 65 हो गया डॉलर, तो भी उल्टी साइड में दिखा। तो जहां भी है उसके हिसाब से दिखाएगा। हम कुछ एक एग्जांपल देख लेंगे। अब इसकी पोजीशन क्या पे कहाँ पे हो जाती है, देखो लेजर तो नील हो गया 255 से, लेकिन बैलेंस शीट में आपको अलग दिखाता रहेगा वो। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस वो दिखाता रहेगा हमेशा। तो अब इसको नील करना इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। दो जगह पे नील होता है, एक आपने उसका ईयर एंड में आपने अनरियलाइज्ड पेमेंट निकाला और उसकी आपको रियलाइजेशन की एंट्री करनी है, उस टाइम एक आपको करना होगा। और दूसरा आपको तब करना होगा जब उसकी पैसे आ गया है, पेमेंट आ गया है, और इसका कन्वर्जन आपको आपने देखा कि सेम रेट से नहीं है, समथिंग इज डिफरेंट दैट कमिटेड। कमिटेड क्या था, $3,000, और अब क्या हो गया कि अलग अलग आ गया। तो अब चलते हैं कि एंट्री करनी कैसी है एडजस्टमेंट्स की। ओके, ये तो हो गया बेसिक वाला पोर्शन जो वैसे भी यूजर को पता रहेगा। अब हम आ जा रहे हैं एडवांस में। तो सीधे हम चले गए यहाँ अकाउंट्स में, वाउचर टाइप। पहले क्या होता है कि ध्यान रखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फॉरेक्स गेन, टीडीएस की जर्नल, स्टॉक ट्रांसफर की जर्नल जो रहती है स्टॉक जर्नल में, ओके, ये सब होते हैं वाउचर क्लास। इसको वाउचर क्लास बनानी पड़ती है अलग से, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो अलग से डेबिट क्रेडिट कर लो तो हो जाएगा आपका।
तो हम यहाँ पे क्या करें कि वाउचर क्लास वाउचर टाइप में चले गए, एक नया बना लेते हैं अपना क्रिएट। हमने क्या किया यहाँ पे फॉरेक्स गेन और लॉस डाल दिया, ठीक है। दैट वाउचर शुड बी अंडर जर्नल, ये जर्नल ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग से चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लास में आ गया हो, नेम ऑफ क्लास, तो एक कोई ले लेते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं आप नाम कुछ भी रखो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉरेक्स लिखा, आप अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे एक फॉरेक्स की अलग, बाद में टीडीएस की अलग, आपको अलग चाहिए तो ओके। तो यहाँ पे ये पूछेगा कि वेदर यू वांट दैट क्लास फॉर फॉरेक्स एडजस्टमेंट, ठीक है, आपको चाहिए, तो मैंने बोला यस। ये ऑप्शन वो पूछने के लिए यहाँ पे आना है मुझे। अब बोलेगा कि फॉरेक्स की लेजर सिलेक्ट कर लो, तो फॉरेक्स का है क्या देखते हैं यहाँ पे नहीं है, चलो तो अल्टर सी करके हम बना लेते हैं फॉरेक्स गेन और लॉस, एक ही अकाउंट में डालने वाला हूँ तो ऐसे ही ले लेते हैं। सो इट विल बी माई इनकम, मे बी डाइड और इनडाइड वॉट एवर इट इज पार्ट ऑफ योर थिंकिंग और बिजनेस। तो मैंने लिया, इनकम में लिया, कोई जीएसटी वीएसटी नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, फॉरेस्ट गेन का मैंने लेजर लिया, यहाँ पे यस करके फॉरेस्ट गेन का लेजर लिया, एक्सेप्ट किया। अब जैसे मैं यहाँ पे चला जाऊं जर्नल, ठीक है, अब जर्नल में जाएंगे तो वापिस आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आप जर्नल में जाते हो तो यहाँ पे दिखोगे कि आप अपना एक खुद का बन गया है, इसको ले लोगे, इसमें से फॉरेस्ट का क्लास ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, उस पार्टी को लेना है, यूएसए क्लाइंट। देखो अब क्या हो गया, 85 पैसे से 85 रुपीज से उसका वैल्यू था, और डॉलर कितने थे हमारे, उसके हिसाब से उसने 10 रुपीज पर डॉलर बढ़ा दिए। ओके, तो 10 रुपीज पर डॉलर और $3000 आने वाला था, तो 30,000 मेरा फायदा होने वाला, लॉस मतलब प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो पार्टी को डेबिट चला जाएगा और फॉरेक्स को क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें एक मिस्टेक ऐसा आ जाएगा आपको कि ये एक मैसेज आएगा, ओके। तो ये क्यों आता है, उसको रिफ्रेश होना है, ठीक है, वो रिफ्रेश हो जाएगा। मैं वापस इसको क्या करूंगा, वापस F7 करके सादा वाला जेबी ले लूंगा। वो एक एक्चुअली है, मैंने पॉइंट डाला हुआ है टैली को, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो तो हो जाता है आराम से एंट्री, लेकिन देखो अभी कोई एरर नहीं आएगा। वो उसका क्या बोले अभी, इसको डिबगिंग बोलो या फिर एरर बोलो, ठीक है, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट हो गया, मैंने क्या किया कि जर्नल से बाहर जाके अंदर आ गया, तो अपने आप हो गया हो। तो अब लेजर देख लेते क्या हो गया, देखो वैल्यू अपने आप लेने वाला है वो, आपको वैल्यू नहीं डालना है। यहाँ पे देखो, सो 2,25,000 ऊपर से 30,000 और दोनों मिला के 255 आ गए, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट वाला चला गया, अनएडजस्टेड की जगह पे एडजस्टमेंट हो गया, कोई अनएडजस्टेड नहीं है। बैलेंस शीट में देखोगे तो वहां से भी चला गया, देखो यहाँ बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। बट बहुत सारे यूजर्स जो रहते हैं वो लोग ग्रास्प नहीं कर पाते कि ये फॉरेक्स क्या होता है या फिर कहाँ पे उसका भी रेट देखना है, वो लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। वो तो ऐसे ही एंट्री कर लेंगे, जैसे नॉर्मल बैंक में करते हैं वैसे एंट्री कर लेंगे, तो ये कुछ मेंटेन होने वाला नहीं, ओके। वो नहीं समझते कि उसमें कोई ग्रांट मिल सकता है, कोई एक्सपोर्ट का कोई पैकेज की स्कीम रह सकता है, इसमें कहीं आपको रिपोर्टिंग करना होता है, ओके, डीजीएफटी का कोई स्कीम रहेगा, तो वो नॉर्मल करके डाल देंगे। इन्वेस्ट करते समय भी लोग क्या करते पता है, 75 रुपीज डॉलर है तो इंटू उसका प्राइस करके अपने हाथ से रुपीज में डाल देते हैं, तो इतना भी नहीं दिखाते कि वो फॉरेक्स का एंट्री हम कर रहे हैं, क्योंकि उसको आता ही नहीं है। तो बस ये एक टॉपिक आप अलग से उसको शेयर कर लो। अपने स्टाफ में, सीनियर अकाउंटेंट्स में, जो क्लाइंट है आपके फॉरेक्स में काम करने वाले, सब में ये टॉपिक आप दिखा लो, तो क्या होगा कि कम से कम वो उतना काम तो करेगा कि उसकी रिपोर्टिंग खुद की अच्छी बन जाए और अपना काम थोड़ा आसान हो जाए, ओके। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब वो इंडियन रुपीज में काम करेगा और आपको रिपोर्ट निकालनी है, तो आपको पार्टी ढूंढनी पड़ेगी, ओके, और ये पार्टी के नाम अलग रहते हैं, तो कस्टमर के मुंह जबानी रहता नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस दिन का रेट निकालना पड़ेगा, पूरा काम डबल करना पड़ेगा, ओके। और हमने देखा था ना यहाँ पे ऑडिट के एनालिसिस में, हमने देखा था ना कल या परसों का हमारा टॉपिक था, तो इसमें देखो फॉरेक्स का टॉपिक ऑन हो जाएगा यहाँ, कल अपना ऑफ था ना ये फॉरेक्स वाला,
देखो यहाँ पे फॉरेक्स की 2 ट्रांजेक्शन दिख रही है उसको, तो ये अपने आप चालू हो गया, क्योंकि ये कल तक तो ये डेट नहीं था, मतलब अपना था ही नहीं ट्रांज। तो ये ऑन होने के लिए जरूरी है कि वो वहां पे चले जाओ। और कहीं पे एक रिपोर्ट है फॉरेक्स का, एग्जैक्टली में जस्ट वेट, हाँ नहीं फिक्स्ड एसेट है। और एक कहीं पे एक छोटा रिपोर्ट है जो फॉरेक्स की ये दिखाएगा, रिपोर्टिंग दिखाएगा, रिलेटेड पार्टी, पेंडिंग ट्रांजैक्शन, पेंडिंग एनालिसिस, वेरिफिकेशन। जस्ट मिनट, इसमें देखते हैं हम। नहीं, शायद मैंने कहाँ पे देखा था, नहीं वही रहेगा यही पे, यहाँ पे ऑडिट एनालिसिस में लास्ट में यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आप अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हो और इसको ऑडिट भी कर सकते हो, जैसे हमने कल देखा था, ओके। और फॉरेक्स में कोई क्वेरी है तो आप बोल दो, कि 2 या 3 लोगों ने मुझे बोला था कि फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन दिखाओ। सर एक क्वेरी था, ये फॉरेक्स में बैंक अकाउंट भी रहता है इंडिया में, हाँ तो वो बैंक अकाउंट टैली में ओपन कर सकते हाँ हैं? क्योंकि क्या होता है उसमें पैसा आता है, वो उसमें से भी कभी कभी डॉलर ही भेज देते, ऐसा करते, हाँ। तो वो बोलते हैं टैली में एंट्री करो। तो अभी वो एंट्री आप बोलते हैं वैसे हम कन्वर्जन करके कर रहे हैं अभी, पर वो बैंक अकाउंट दिखता ही नहीं किधर अकाउंट में जो है। ऑडिट के टाइम हमको समझ में आता है कि अरे ये बैंक अकाउंट तो लिया नहीं, वो बोले वो तो डॉलर में है, नहीं वी आर मतलब क्या नॉट हो गया, कन्वर्टिंग आपका सिनेरियो डॉलर। कैसे है कि पार्टी ने पैसा जो भेजा उसकी बैंक में भेजा, अलग बैंक में, हाँ हाँ। और वहां पे नहीं अपना अकाउंट है ही नहीं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ इंडिया वाली बैंक है, हाँ इंडिया में एक्सिस बैंक में उनका बैंक अकाउंट है, हाँ पर वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं होता है जब तक हम नहीं करते कन्वर्ट दूसरी हाँ हाँ बैंक हाँ में। हाँ हाँ, वो आके वहां पे डंप होता है पैसा। हाँ तो वो डॉलर में ही रहता है। बराबर, हाँ। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, तो सीधे वो हाँ, नया बैंक अकाउंट अपनी बुक्स में निकालने को बोलो उसको, और वहां पे पैसा लेके रखो, डॉलर में ही पर वो लेके रखो, डॉलर ओके कन्वर्ट नहीं करने का वो, कन्वर्ट नहीं क्योंकि करना है। उसमें उसमें ऑप्शन रहता है कि 20 दिन के बाद करो, 30 दिन के बाद करो, तो उसमें भी गेन होता हाँ है वापस। हाँ, ये फॉरेक्स में और भी बहुत सारे सिनेरियो आएंगे, ऐसे अलग अलग आएंगे। आपको करना क्या है कि, नहीं नहीं, मुझे हाँ बैंक अकाउंट करना है, बैंक अकाउंट करना है मुझे। हाँ निकालो ना, इसमें आपको करेंसी बदलनी पड़ेगी उसकी, लेकिन ओके, और मतलब वो उसका मास्टर, इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा उसका? अकाउंटिंग में कुछ नहीं होने वाला ना? नहीं अकाउंट में होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा कि अपनी अपनी यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि कुछ भी करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में, मतलब भले आप पैसे प्रैक्टिकली कन्वर्ट मत करो। मतलब देखो बैंक ने क्या बोला है कि आपको इसको कन्वर्ट करके लेना नहीं है, 30 दिन के हम्म बाद लेना है। मान लो वो 30 दिन खत्म होने वाले अप्रैल में, और मार्च में तो मुझे बैलेंस शीट करनी है, तो मुझे कुछ भी करके मुझे कन्वर्जन दिखाना ही पड़ेगा इंडियन में। हम्म तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड, ऐसे दिखाते नाम की, अनरियलाइज्ड फॉरेक्स फॉरेन करके एक्सचेंज, दिखाते, हाँ। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन फंड। हाँ फ्लक्चुएशन वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम्म मेरी बुक्स तो बनेगी, क्योंकि पार्टी ने पैसा दे दिया है, और हम्म शायद उसमें लॉस भी हो जाए तो भी दिखाना पड़ेगा, दोनों भी दिखाना पड़ेगा। तो उस केस के लिए मैं बोल रहा हाँ, हूँ कि पर आपको तो एक बैंक अलग में जो डमी अकाउंट, बैलेंस है डॉलर में, हाँ हाँ डॉलर में है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो, जब उस, तक वो पार्टी ने अलाउ नहीं किया है तब तक आपके बुक्स में डेबिट नहीं होगा वो बैंक में, समझ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डमी बैंक वही है निकालना क्योंकि पड़ेगा। डमी। डमी बैंक सिस्टम है ना, मतलब हम जैसे सस्पेंस अकाउंट निकालते हैं वैसे एक बैंक निकलेगा आपका, ओके। और उस बैंक में आप क्या करोगे कि वो डॉलर में पैसा ले लोगे, कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, जब 31 मार्च आएगा तब आप इसको कन्वर्ट का एंट्री डाल दोगे, जैसे अभी आपने डाला हो। वो जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या पैसा आके गिरा है, बराबर ना। और इसमें भी क्या होता है कि वहां पे एक चार्जेस भी होते हैं, आपने 30 डेज के अंदर ले लिए तो वो लोग कुछ चार्ज करते हैं, एग्जैक्टली। और उसका भी अकाउंटिंग करना पड़ता है, ओके। ये सिनेरियो आपको तो है वो ना, थोड़ी आप 2-3 एंट्री कर लोगे ना तो थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा। बस समझ लो इतना इम्पोर्टेंटली कि करेंसी ऑन कैसे करनी है, करेंसी लगानी कैसी है लेजर में, उसका फॉरेक्स का गेन कहाँ पे, रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे भरना है। वहां पे डिमांड आती है बहुत सारे लोगों की, ये एग्जिम के साथ इसको मैप करके क्यों नहीं रखा है, रेट अपने आप नहीं ले रहा है, ओके। तो मैंने बहुत बार बोला है कि टैली कुछ अपने आप लेता नहीं है, इट इज ऑफलाइन सॉफ्टवेयर एक्चुअली। और
इसलिए वो फेमस भी है। तो आगे जाके शायद कोई वहाँ पे ऑप्शन आ जाए और वो कनेक्ट हो जाए वहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ डमी बैंक बोल। अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? डमी सेम बैंक जैसे अकाउंट। नॉर्मल करते हैं वैसे ही, वो तो बुक्स में दिखेगा आपके 31 मार्च तक। डमी। हाँ डमी बैंक दिखेगा। ओके, डमी देखो दिखेगा। प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप डमी हाँ बैंक दिखाओगे अपने बुक्स में, तब जाके हाँ, 31 को आप उसको कन्वर्ट करोगे, तो जीरो हो जाएगा वो। जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सस्पेंस अकाउंट है। अब सस्पेंस अकाउंट हाँ, इज नॉट इलीगल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इज ऑल्सो लीगल अकाउंट। वैसे ही आपकी एक बैंक बनेगी, वो आपकी है ही नहीं। वहां पे दिखेगा क्या कि $5 आके रखे, $50 आके गिरे वहां पे, बस वो दिखता रहेगा, रहने दो उसको। भले वो हो जाए कन्वर्ट तो भी दिखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एंट्री नहीं पास करनी आपको। आप बोलोगे कि कस्टमर का आउटस्टैंडिंग मुझे रखना है ऐसी केस में, बराबर। तो आपको क्या करने हम्म, पड़ेगा कि ऑप्शनल एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब मान लो यहाँ पे आप रिसीट डालते हो, ठीक है, तो यहाँ हम्म, पे राइट साइड में देखो एक ऑप्शनल नाम का बटन है, कंट्रोल एल, इसको आपको प्रेस करना है। कोई भी एंट्री आपको ऐसी करनी है कि एंट्री तो करनी है लेकिन इफेक्ट नहीं देना है, और आपको आप भूल जाओ इसलिए, या फिर किसी एक रेफरेंस के लिए आपको एंट्री चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑप्शनल में। तो यहाँ पे मैं और एक दिखाने वाला हूँ ऐसे सिनेरियो कैसे बनाने हैं उसका एक मैं एक उसमें वो आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फायदा क्या है। अगर उसकी पोस्टिंग ही करनी नहीं है तो एंट्री क्यों करो इसका। तो वो भी मैं दिखाने वाला हम्म। हूँ आज। पहले क्वेरीज जरा कुछ है तो पूछ लेते हैं। और हम जो यूज करते हैं वो रिवर्सल जर्नल और मेमो का करते हैं, फिर वो अदर्स में नहीं जाते। ओके, आप रिवर्स चैनल यूज करते हो? रिवर्स बोलो तो वो नहीं करना है उसको, कुछ तो बाद में रख देते हैं। नहीं मतलब अभी यूज करते हो रिवर्स चैनल को? हाँ, जो इफेक्ट नहीं चाहिए उसके लिए यूज कर दे, मेमो और ये इसका रिवर्स जर्नल। ओके यस, मेमो और रिवर्स चैनल, करेक्ट, परफेक्ट। हाँ और हाँ। ये दो का फिर यूज अलग यूज क्या करते हो? मान लो इफेक्ट नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन इसका और यूज क्या करते हो? नहीं, जो एंट्री बाद में चाहिए या डबल डबल होना चाहिए तो वो टाइम पे हम उधर से कॉपी कर ले लेते लेते हो? नहीं हैं। मान लो कि वो छोड़ के एक एक उसका यूटिलाइजेशन छोड़ के और उसका कोई यूज होता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया है हमने। ओके बस मुझे वो एक इम्पोर्टेंटली दिखाना है, विच इज यूजफुल इन ऑडिट एक्चुअली सबके लिए। पहले मैं वो हाँ, दिखा लेता हूँ, फिर हम क्वेरी लेते हैं। चलो एक ओके सिनेरियो ले ओके। लेते हैं हम कि यस। फर्ज करो कि आपने कोई एंट्री डालनी है आपको, ओके, और उस एंट्री को इफेक्ट नहीं देना है, और बाद में आपको ऐसा करना है कि उसकी पूरी पैंडल देखनी है, वो भी जरूरत पड़ती है। और दूसरा ऐसा भी एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लो मैंने कोटेशन दिए मार्केट में 50, और सभी के सभी अंडर प्रोसेस है, अप्रूव हो जाएंगे, और मुझे ऐसा देखना है कि अगर वो अप्रूव होते हैं, मतलब कोटेशन विल बी कन्वर्टेड टू सेल्स, ऐसी केस में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है? ओके मतलब एक बार बीईपी हो जाए, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मेरा आ जाए, और जो भी मेरा आगे सेल है वो सब पूरा प्रॉफिट में जा रहा है, तो ऐसी केस में क्या होता है कि हम कोटेशन देके जो बैठे हैं, अगर अगर वो अप्रूव होता है तो सीधा प्रॉफिट बढ़ जाता है फटाफट। तो मुझे वो देखना भी है कि मेरी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर उस चीज का क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी आपने एंट्री करके रखा है तो एक पॉकेट बना दिया आपने कि एक एंट्री है डमी, भूले ना भूलने के लिए हम मेमोरेंडम बनाते हैं। और रिवर्स जर्नल किस लिए बनाते हैं कि पीरियोडिक एंट्री, तो मैं वो भी दिखाऊंगा क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और एक ऑप्शनल चीज रहता है वो क्या होता है, तीनों चीज मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, इट वाज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड इन ऑडिट सिस्टम, इट वाज एक्चुअली टाइप ऑफ बेसिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग, बट हम ले लेते हैं कि अपने पास एक टाइम है अभी, और वो एक आ जाएगा ना तो एक और एक नया टूल मिल जाएगा आप लोगों को। जस्ट वेट। काय डेटा मिळाला नाही? ओके अभी हम देख लेते हैं, F11 में जाना है मुझे। F11 में जाएंगे, अकाउंट्स के फीचर्स में चले जाएंगे। देखो यहाँ पे बजट और कंट्रोल्स हमने ऑन किए थे, और एक रिवर्स इंजीनियर ऑन किया था। ये दो चीज अगर ऑफ रहेगी तो इसको ऑन कर लो, एक हो गया। अब बजट कंट्रोल का पहले दिखा देता हूँ मैं। बजट कंट्रोल सिंपल है, बहुत आसान है। जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं, या जो लोग खुद का बजट चाहते हैं, ट्रस्ट का कोई अकाउंटिंग कर रहा है, तो उसके लिए बजट यूजफुल है। तो बहुत आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे अकाउंट्स में जाना है आपको, बजट नाम का एक मेनू आएगा, यहाँ पे बजट क्रिएट करना है आपको। जैसे कि मैंने मान लो कि
फिनांस बजट डाल दिया यहाँ पे, या जो नाम डालना है आप डाल दो यहाँ बजट का। ओके, बजट इज द पार्ट ऑफ सेकंड बजट, ऐसा हो सकता है, तो नहीं तो आप प्राइमरी रखो यहाँ पे। बजट का एक टाइम रहता है, तो मैंने बोला 1/4/20 से 31 मार्च 21। और पूछेगा ग्रुप में डालना है कि लेजर में डालना है, तो मैंने बोला यहाँ पे लेजर में डाल दो, ग्रुप में ग्रुप वाइज नहीं चाहिए। तो पूछेगा कि लेजर तो सिलेक्ट करो आपके जो भी है, तो अलग अलग है अपने पास, मैं थोड़ी 2-3 ले लेता हूँ। पेंटिंग स्टेशनरी पूछेगा कि क्लोजिंग बैलेंस पे लगाना है बजट या नेट ट्रांजैक्शन पे, तो क्लोजिंग बैलेंस इज आल्सो हैविंग इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग सब कुछ इंपैक्ट आएगा। और नेट बैलेंस मतलब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, उसमें ओपनिंग पकड़ा नहीं जाएगा। तो हमें तो मोस्टली एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस रहता ही नहीं है, तो मैं क्लोजिंग ले सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 500 रुपये का बजट है मेरा, और फिर और कुछ डाल देता हूँ, पता नहीं कि इसमें ट्रांजेक्शन हमने डाला है कि नहीं, जस्ट एक एग्जांपल 2 ही डाल देता हूँ मैं। और दूसरे बजट का टाइम का है तो टाइम डाल दो यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लो। एक हो गया बजट। बजट को कंपेयर कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस खोल दूंगा मैं यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे। बजट में होता है तो वारांश भी होता है ना वहाँ पे, तो मैं न्यू कॉलम में आ जाता हूँ। न्यू कॉलम में बोलते हैं कि पीरियड ले लो आपका जो भी है, करेंसी तो जो है बाय डिफॉल्ट वही आई। फिर यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करने के लिए बोलूंगा कि बजट के साथ कंपेयर कर लो, फिनेंशियल बजट। बोलेगा वारांश चाहिए क्या, तो मैंने बोला वारांश नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक कॉलम आ गया रियल वाला, एक्चुअल फिगर्स। देखो यहाँ पे स्टेशनरी के सामने या लोडिंग चार्जेस के सामने आपको फिगर दिख रहा है, तो रियल खर्चा कितना हुआ और आपका बजटेड क्या था। अब मैं यहाँ पे चाहूंगा कि वारांश भी डाल दो, तो डिफरेंस तो पता चले अपने आप। तो न्यू कॉलम वापस कर लिया, यहाँ पे हम चले गए, इसको बोला बजट ले लो और इसको वारांश को यस कर लिया, नथिंग एल्स। देखो यहाँ पे कि 5,900 खर्चा हुआ और 1,000 का बजट है, तो मेरा 4,900 बाकी हुआ, एक्स्ट्रा हुआ, बजट के ऊपर हो गया। यहाँ पे भी बजट के ऊपर चला गया, तो अपने आप वो कंपैरिजन कर लेगा। अब इस बजट की लॉजिक को आप कहाँ यूज कर पाओगे पता है, एक ट्रस्ट में यूज कर लो, ये नॉर्मल बजट वर्सेस एक्चुअल जो है वो रियल में बजट करके यूज कर लो। और दूसरा एक एबनॉर्मल यूसेज भी रहेगा। मान लो फर्स्ट ईयर है जो सॉफ्टवेयर में आ गया बंदा, और पिछली ईयर में वो दूसरे सॉफ्टवेयर में था, तो दो बैलेंस शीट आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो उसकी लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट थी बजट में डाल दो, एक बजट बनाओ नया, और उसमें पूरी बैलेंस शीट और P&L डाल दो, तो क्या होगा कि कंपैरिजन मिल जाएगा, नॉर्मली मिलता नहीं है। तो ये हो गया बजट का यूटिलाइजेशन। अब सिंपल है, रिवर्स चार्ज लेते हैं, चलो रिवर्स चार्ज नहीं सॉरी, रिवर्सिंग जर्नल। तो रिवर्सिंग जर्नल तो हमने ऑन कर लिया है। ओके, तो रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे गए अकाउंट्स वाउचर्स में, तो राइट साइड में देखो रिवर्सिंग जर्नल नाम का बटन दिखेगा। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। रिवर्सिंग जर्नल में चले गए, तो मान लो 1 अप्रैल लेता हूँ मैं यहाँ, और फिर एक कोई खर्चे का काम कर लेते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट है। ओके, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट ले सकते हो आप अगर है आपके पास तो। अल्टर सी ऐसे डाल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जीएसटी तो नॉट एप्लीकेबल। वेट, 1 मिनट के लिए वेट करो सिर्फ। ओके, रिटर्न। अब देखते हैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन, मान लो मेरा साल का कितना आता है, मान लो 4 लाख आ जाता है, तो मैं चाहूंगा कि एक 4 लाख का एंट्री हमेशा रहे मेरी बुक्स में। ओके, मतलब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा दिखे कि मुझे वो। अभी देखो मैं डिप्रिसिएशन के लिए दिखा रहा हूँ, आप ऐसे करो कि सैलरी पेबल यूज करो, ऐसे जो भी आपको यूज करना है कर लो। तो मैं एक छोटा अमाउंट डाल देता हूँ, 50,000। ओके, और एसेट में कोई किसी एसेट में डाल दूंगा मैं, यहाँ पे शायद फर्नीचर रहेगा अपने पास, देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या रहता है कि एप्लीकेबल, जब कब तक वो एप्लीकेबल होगा, कौन सी डेट तक, तो इसको बोलता हूँ 31 मार्च तक अपडेट रहेगा, वो एप्लीकेबल रहेगा 31 मार्च 21। तो फर्क क्या होता है बताता हूँ। अब जो एंट्री रिवर्सिंग जर्नल से डालेंगे, ओके, इसकी इंपैक्ट देख लेते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में चला गया, डिप्रिसिएशन में चला गया, देखो यहाँ पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, बराबर। तो आएगा कहाँ पे, जो सर अभी बता रहे थे कि रिवर्सिंग जर्नल हम यूज क्यों करते हैं, कि मुझे वो देखना है क्या क्या एंट्री रह गया है मेरा, उसके लिए वो तो है ही यूज उसका, और एक एडिशनल यूज इसका है
मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहता हूँ मान लो यहाँ पे, और मुझे डिप्रिसिएशन के साथ देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे न्यू कॉलम में जाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। देखो यहाँ न्यू कॉलम में ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं कि उसके साथ दिखाओ, तो इसलिए उसको बोलते हैं सिनेरियो। अकाउंटिंग इन्फो में जाओगे आप तो सिनेरियो नाम का एक मेनू है, सिनेरियो, इसको दे दो। फिर ये बोलेगा क्रिएट करो, तो मैंने बोला P&L विथ DEP, तो आपके पास रहता ना वो PBDT, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, या फिर PBDTI वगैरह कुछ ऐसा रहता है कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो ऐसे ऐसे आप बनाने तो बनाओ सिनेरियो यहाँ पे। फिर इसमें क्या होगा कि वो पूछेगा कि एक्चुअल को इंक्लूड करना है क्या? यस, ओके। और फिर यहाँ पे पूछेगा कि एक्सक्लूड फॉरेक्स गेन और लॉस, फॉरेक्स गेन कैलकुलेशन जो आप पकड़ी होगी उसके लिए एक्सक्लूड करना है क्या? उसको एक्सक्लूड करना है नहीं। फिर यहाँ पे और क्या पूछेगा, देखो इंक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड क्या करना है। मतलब अगर मैं मेरी P&L के सामने इसको कंपेयर करूं तो इसमें से कुछ एक्सक्लूड करना है क्या, कुछ किसी को छोड़ना है क्या? मतलब क्या कि जैसे मान लो मैं जाता हूँ कि क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल क्या है मेरा? ऑप्शनल वाउचर्स अगर है, रेगुलर वाउचर्स जो है वो तो बुक्स में आ ही गए, पोस्ट हो गए। और जो ऑप्शनल मतलब क्या होता है कि उस वाउचर को मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, अभी उसका पोस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मुझे कैश देनी है किसी बंदे को, मतलब मान लो कोई लेबर वर्कर आ गया और वो बोल रहा है कि मुझे 50,000 चाहिए, तो 50,000 में दे तो रहा हूँ उसको, लेकिन वो 50,000 हाथ में नहीं दिया अब तक, मैंने वाउचर बनाया हुआ है, मेरी कैश आउट नहीं हो गई है। मैं चाहता हूँ कि वो अलग से दिखे मेरे मैनेजर को, मैनेजर बोले कि हाँ उसको दे दो, मेरी तरफ से अप्रूवल है, तब जाके मैं 50,000 ड्रॉवर से निकाल के उसके हाथ में दे रहा हूँ। तो बीच में मेरा वाउचर जो है वो रहेगा ऑप्शनल में, तो इसको बोलते हैं पेंडिंग वाउचर्स। तो ऑप्शनल क्या होता है कि आपको डेबिट कार्ड डालना है, सिलेक्ट करो, अमाउंट डालो, क्रेडिट कार्ड डालना है, सिलेक्ट करो, अमाउंट डालो, सेव कर लो, लेकिन उसका इम्पैक्ट आएगा नहीं दोनों जगह पे। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी ऑप्शनल वाउचर्स आपने अगर बनाई है तो इसको इंक्लूड करो कि एक्सक्लूड करो। तो अभी तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मुझे इंक्लूड क्या करना है यहाँ पे? रिवर्सिंग जर्नल इंक्लूड करना है ना बस। तो यहाँ देखो, तो मैं बोलूंगा ये रिवर्सिंग जर्नल को आप इंक्लूड कर लो इसमें, और ऑप्शनल तो मेरा कुछ है ही नहीं। अगर मान लो आपने ऑप्शनल बना के रखा है कि सैलरी टू सैलरी पेबल 12 एंट्री आपने करके रखी है, रिवर्सिंग जर्नल यूज करने की जगह पे आपने वो बना के रखी है, तो आप यहाँ से ले लो उसका वाउचर टाइप जो भी आपने बनाया है, जर्नल में से ऑप्शनल ले लो। तो कोई जर्नल आपने डाली है कि जो ऑप्शनल में रखा है, पेंडिंग रखा है, वो ले लो। जैसे मैंने बोला कि कोटेशन की सेल अगर हो जाए तो क्या होगा, वो अगर मुझे काउंट करना है तो जो कोटेशन का वाउचर टाइप मैंने बनाया है, कोटेशन नाम का एक अलग बनाऊंगा ना मैं, तो कोटेशन वाली वाउचर टाइप में यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा। तो अपने आप मुझे क्या बताएगा, एक्चुअल फिगर्स का एक कॉलम आ ही जाएगा P&L का। नेक्स्ट कॉलम बनेगा मेरा P&L विद डिप्रिसिएशन वाला, और उसमें क्या क्या आएगा, डिप्रिसिएशन वाली रिवर्सिंग जर्नल पूरी आ जाएगी, ऑप्शनल वाउचर जो आपने इंक्लूड कर लिए वो आ जाएंगे, और जर्नल अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए या कोटेशन सिलेक्ट किया, जो वाउचर टाइप सिलेक्ट किया वो आ जाएगा। तो बस कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो अभी तो मुझे तो बस उतना ही लेना है, तो मैंने एक ही एंटर कर लिया, एक्सेप्ट। कुछ एक्सक्लूड करना है तो आप देखो यहाँ पे उसको नो कर लेते, एंड ऑफ लिस्ट। कुछ एक्सक्लूड करना है, आपको छोड़ना है उसमें, तो वो एक्सक्लूड कर सकते हो, एंटर। तो बस इतना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है अभी। तो देखो बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं वापस, आज लास्ट डे है, और मैं चाहूंगा कि जो लास्ट लेट ज्वाइन हो गए वापस वीडियो के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो यहाँ पे न्यू कॉलम करना है आपको, न्यू कॉलम में चले जाएंगे, यहाँ पे आप आओगे एक्चुअल की जगह पे, आपको पता चलेगा कि सिनेरियो क्या था अपना, P&L विद डिप्रिसिएशन। तो इसको सामने लिखा है, तो बजट है कि सिनेरियो है। देखो बजट चीज अलग होता है, सिनेरियो अलग होता है। बजट इज वर्किंग ऑन क्लोजिंग बैलेंसेस, बजट इज नॉट वर्किंग, नॉट एप्लीकेबल ऑन वाउचर्स। और ये जो सिनेरियो देख रहे हैं वो वाउचर्स के ऊपर चलता है, आपको वाउचर एंट्री करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो बोलेगा वारंस चाहिए क्या, तो वैसे ही तो मैंने बोला वारंस नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे फिर क्या हो गया पता चलेगा लास्ट में। तो 286 की जगह पे 236 का मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे टोटल। देखो 50,000 का डिप्रेशन यहाँ पे आ गया। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे हमने कौन सी डेट का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा है, देखो दिसंबर मंथ का। हमने 31 मार्च तक चले गए ही नहीं अब तक। तो हमने क्या क्यों आ गया 50,000, तो हमने यहाँ पे एप्लीकेबल डेट डाला था, देख लो आप, हमने यहाँ पे एप्लीकेबल डेट डाला था। अगर मैं इसको 31 जुलाई डाल दूं तो क्या होगा, 31 जुलाई 20 डाल दूं, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी 31 जुलाई डालने की वजह से आ गया है क्या, वो नहीं आएगा यहाँ पे।
क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस कब का देख रहा हूँ, 10 दिसंबर का देख रहा हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेबल डेट, ओके, एंड एक्चुअल डेट। एक्चुअल डेट वाली वाउचर जो है, जो आपने डाली है, वो सही रहेंगी वहां पे, वो जाएगी नहीं। हमने अभी क्या किया था, यहाँ पे डिप्रेशन आ गया था हमारा। क्यों आ गया था? एप्लीकेबल डेट उसका था 31 मार्च, ये वाला। तो नॉर्मली अकाउंटिंग करते समय कौन सी डेट पकड़ी जाती है? ऊपर वाली, जहां पे आप डाल रहे हो वाउचर, वो पकड़ी जाती है। और रिवर्सिंग जर्नल में कौन सी पकड़ी जाती है? ये वाली। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शनल एंड रिवर्सिंग। ऑप्शनल में क्या होगा कि यही डेट पकड़ी जाएगी, ऊपर वाली, ये नहीं, एप्लीकेबल वाली। अब एप्लीकेबल क्यों होता है? मान लो 6 महीने तक मेरा 6 महीने तक मेरा एफडी इंटरेस्ट था 10% से, तो एक्रू तो हुआ है, लेकिन मुझे इनकम में लेना है कि नहीं लेना है? मेरा कैश बेसिस अकाउंटिंग और एफडी एक्रू हो गया है, मैं चाहूंगा कि उसको ले लूं रिवर्सिंग जर्नल में से, पता तो चले प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिंग जर्नल का यूटिलाइजेशन। ये बहुत अलग से चलता है, ठीक है। लिख कंपेयर करोगे तब भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे बदल के दिखाता हूँ, इसकी हम डेट बदल लेते हैं। इसको बोलते हैं कि ये 31 दिसंबर तक लागू हो जाए, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी 31 दिसंबर तक वो काउंट हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ये जुलाई मार्च करोगे तो मार्च तक आएगा वो। तो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई देगा, बिकॉज वी आर इन 10 दिसंबर, 10 दिसंबर में आ जाएगा। सो बस बहुत ज्यादा आसान है। वारंश चाहिए तो आप वापस न्यू कॉलम कर लो और वारंश बोल लो, इसको बोलो कि वारंश चाहिए, तो इसकी भी वारंश दिखाएगा वो। क्योंकि ये क्यों चाहिए वारंश पता है? तो मुझे पता तो चले कि ऐसी कौन सी इनकम यहाँ पे आ गई है। अभी तो एक लेजर था तो मेरे ध्यान में था, डेप्रिसिएशन वाला। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रिंटिंग स्टेशनरी वाला जो लेजर है, इसमें नॉर्मल वैल्यू भी हो सकती है और रिवर्सिंग जर्नल वाली भी रह सकती है। तो वारंश में क्या होगा कि वो दोनों में डिफरेंस बताएगा। तो अपने आप पता चलेगा कि इस वैल्यू के अंदर 5,000 के अंदर 2,000 मेरी रिवर्सिंग जर्नल की है, इसलिए वारंश का कॉलम चाहिए। ओके सर, अभी जो रिवर्सिंग जर्नल यूज कर रहे थे मैं उनको पूछूंगा यहाँ पे, ये सही हो गया आपका? अभी यूटिलाइज हो जाएगा और आसानी से। हेलो हेलो सर, अभी अभी कोई बोल रहे थे कि जिन्होंने रिवर्सिंग जर्नल यूज किया था उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ यस। हाँ यस, तो अभी यूटिलाइज हो जाएगा। हम्म। ओके, और हेलो मेमो? हाँ बोलिए सर ये मेमो रिवर्स मेमो का में कैसा? खाली मतलब ऐसे वाउचर्स के लिए ही क्या जो मतलब प्रपोज है इन फ्यूचर होने वाले? हाँ इन फ्यूचर है। और एक रहता है मेमोरेंडम करके, वो भी ऐसा ही है। जैसे कि पहले मेमोरेंडम लोग यूज नहीं करते, मेमो नाम का एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे, देखो मेमो। तो वो और ये सेम ही है। और मेमो और ऑप्शनल में कोई फर्क नहीं है। तो मेमो क्या होता है कि ये कोई ना ही सेल है, ना ही परचेस है, ना ही रिसीट है, ना ही जर्नल है, ये कुछ भी नहीं है। मेमो मतलब ऐसे रहेगा वो। ओके, जैसे अपने नोटबुक के ऊपर हम लिख लेते हैं कि भाई इसको कॉल करना है तो इसके ऊपर 2 स्टार लगा लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट पर्सन है इसलिए, ऐसे। और मैं मेमो छोड़ के अगर मुझे रिसीट डालनी है, पेमेंट डालनी है और उसको मुझे ऑप्शनल रखना है, तो उसके लिए मुझे बटन दबाना ऑप्शनल। अभी मेमो बंद ही हो गया, मतलब मुझे लगता नहीं कि मेमोरेंडम मतलब आपको पता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखते हैं हम ना भूलने के लिए। तो जब तक वो लिखते नहीं तब तक वो मेमो रहता है अपना पेंडिंग। तो ऐसे ही है। तो अभी तो ऑप्शनल वाउचर्स आ गए ना, तो मेमो की जरूरत पड़ती नहीं है। कोई भी वाउचर आप डाल दो यहाँ पे, ऑप्शनल डाल दो। और रिवर्सिंग जर्नल जैसे आपने बोला वही है कि वो फ्यूचर एंट्रीज है, जो जो डालने के बाद आपको देखना है कि पैंडल क्या हो रहा है। जैसे पार्टनर्स का कैपिटल, तो मैं इतना दे रहा हूँ तो क्या होगा, या फिर डिविडेंड अगर मुझे इतना देना है तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ऐसी एंट्री होगी कि जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, जीपी का, एनपी का, जो भी है। तो उसको ऑन कर लो और एंट्री डाल दो। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं देखूं तो सही कि 2 लाख से सेल बढ़ाओ तो क्या होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? इसलिए वो एंट्रीज बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये तो अपना रिवर्सिंग जर्नल वाला और फॉरेक्स गेन का दोनों इसमें आ गया। हेलो हाँ सर बोलिए। सर कोटेशंस का कैसे देते हैं वो दिखाया था? वो कोटेशन ऐसे दिखाएगा होगा, क्या? अकाउंटिंग में जाएंगे, मान लो एक वाउचर टाइप में क्रिएट करूंगा यहाँ पे। तो कोटेशन, जैसे मैं कोटेशन डाल के एंटर दूंगा ना तो एरर देगा वो, क्योंकि कोटेशन नाम का एक अंदर वाउचर है ऑलरेडी जो दिखता नहीं है हमें। तो मैं यहाँ पे कोटेशन 2021 डाल देता हूँ, अंडर में सेल्स ले लूंगा। यहाँ पे तो मेरे पास क्रेडिट सेल है, सेल वाला रीराइट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल्स ऑर्डर नहीं, मुझे क्या लेना था, सेल्स लेना था शायद इस वाउचर में।
ओके, अरे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, हाँ अब इसमें ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑप्शनल को यस करना है, डिफॉल्ट नहीं, यहाँ पे यहाँ आप करोगे कि मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल, इसको यस करना है। तो क्या होगा, हमेशा वो ऑप्शनल ही रहेगा। ओके, तो वापिस आपको अलग से बटन दबाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इसके अंदर गया, ये फिर दबाया, कोटेशन का सिलेक्ट किया, बैक में जाके देखो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल आ गया। बस इसमें जो भी डालोगे ना वो अलग से रिपोर्ट में चला जाएगा। जैसे कि डिस्प्ले में जाना है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शनल नाम का आएगा, इसमें जाना है आपको। वैसे ही रिवर्सिंग जर्नल देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग जो आपने किए हैं, और कैंसिल वाउचर भी देख सकते हो अगर आपने कैंसिल कुछ करके रखा हुआ है, और ये ऑप्शनल भी देख सकते हो यहाँ पे, समझ गए। और फिर ऑप्शन वाला का क्या होता है कि उसको सिर्फ आप चेंज करोगे, ओके, और रेगुलर में ले लोगे तो भी चलेगा। मतलब आपने ऑप्शन डाल के रखा था और उसमें 10-12 आइटम लेके बैठे थे आप, तो 10-12 आइटम लिए है, वापिस उसको लेने का एफर्ट्स डालना नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसी वाउचर को खोलना है और इसके ऊपर वापिस वो बटन दबाना है एफेक्ट वाला, और जहाँ पे चाहे वो ले लो, मतलब वो शिफ्ट हो जाएगा वहां से अपने रेगुलर वाउचर में। अच्छा, हाँ, तो वो जरूरी नहीं कि वापिस आप इसको एंट्री करो पूरी। नहीं सपोज कैसा रहता है सर, हमको कोटेशन स्ट्रेस भी करने रहते हैं सपोज, नहीं, कभी कभी कोटेशन स्ट्रेस कैसा नहीं होता करने है। हैं इसमें। ओके, हाँ, मतलब समझ गया कि आप बोल रहे हो कि मैंने 2 कोटेशन दिए और इसमें से एक का बिल हुआ है, एक का पेंडिंग है, ऐसा कुछ है। ओके, तो या फिर लोग दे के रखा है और उसका ट्रैकिंग नहीं हुआ कि कोटेशन दे के रह के उसको फॉलोअप नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। बराबर। तो उसके लिए वो नहीं बनना, यूज नहीं करना है, आपको सेल ऑर्डर यूज करनी है ऐसी केस ओके, में। सेल ऑर्डर मतलब क्या होता है नॉर्मली, कि आपको कंफर्म ऑर्डर आ गई, आपको उसके ऊपर सेल करना है। लेकिन अगर आपके बुक्स में सेल ऑर्डर कंसेप्ट है ही नहीं, मान लो, ओके, या फिर है और फिर भी आप चाहते हो कि सेल ऑर्डर को मैं कोटेशन करके यूज करूं, तो आप क्या करो कि ये जो हमने वाउचर टाइप बनाया था यहाँ पे, उसको सेल ऑर्डर के अगेंस्ट बनाओ। जो हमने अभी बनाया था, इसको क्या करो आप, अभी ये एंट्री हो गया या इसको अंदर चले गए हम, तो ये चेंज करने को नहीं देने वाला है। ओके, आप जैसे ही बनाओगे यहाँ पे, क्यू करके बनाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बनाओ, और इसको क्या बोलो आप, डिफॉल्ट ऑप्शनल यस। और बाय डिफॉल्ट टैली में क्या होता है कि ऑप्शनल वाउचर्स को ट्रैक नहीं होता है, वो ऑप्शनल वाउचर्स इनवॉइस में ट्रैक नहीं होती है। अब आपको क्या क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे कोटेशन दिया, उसको सिलेक्ट करके बताओ कि आज क्या हो गया उस कोटेशन का, फॉलोअप लिया है, मेल किया, फोन किया, इसको यस नो रखना है। तो वो फॉलोअप सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी वो कोटेशन अप्रूव हो गई, तो आप क्या करो, फोन पर अप्रूव हो गई और उसको आपको ट्रैक करना है बिल में। मान लो एक कोटेशन दिया है, तो वो सेल ऑर्डर ट्रीट हो गया। यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन में चले जाओ, जो वाउचर आपने लिया उसको सिलेक्ट करो, राइट साइड में बटन ऑप्शनल का रहेगा, उसको बंद कर लो, मतलब रेगुलर कर लो। तो क्या हो जाएगा, कोटेशन ट्रांसफर हो जाएगा रेगुलर वाउचर्स में, मतलब सेल ऑर्डर ट्रांसफर हो गया रेगुलर सेल ऑर्डर में। अब सेल ऑर्डर को बिल में कैसे ट्रैक करना है, वो तो बहुत आसान है। सेल बिल में तो अपने आप पूछेगा वहां पे कौन सी ऑर्डर है आपकी ली हुई, वो तो बेसिक टैली में है, आप पढ़ सकते हो कि जेआरएम को कैसे परचेस में ट्रैक करना है, सेल ऑर्डर को कैसे परचेस में ट्रैक करना, सेल में ट्रैक करना है, वो अपने आप आपको आ जाएगा। वो कोई बड़ा दिक्कत वाला काम नहीं है। लेकिन अलग से कोई सिस्टम नहीं है टैली में कि आप कोटेशन दे रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, उसका फॉलोअप ले रहे हो, उसका पेंडिंग क्या है, वो नहीं। वो करवा के ले सकते हो आपको अगर चाहिए तो, बहुत बड़ा काम है तो आप करवा के ले सकते, दे सकते करके। और कोई क्वेरी है तो आप बोलिए। और कोई बोल रहा था उसी के बीच में, और किसी का कन्वर्जन चल रहा था। हेलो हाँ सर, सर बोलिए। 31 मार्च को जो अनरियलाइज फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस रहता है, जैसे अभी रेट एक्सचेंज, जो एक्सचेंज का रेट है वो कम ज्यादा होते रहते हैं, तो 31 का अलग रेट रहेगा। हमने सिर्फ सेल किया, अभी पैसे आए नहीं है, तो बराबर, उसको कैसे बुक करेंगे बुक्स में? सेम ही लॉजिक से बुक करेंगे। देखो जब आपको उसका ये बुक करना है फॉरेक्स का गेन और फॉरेक्स का लॉस, रेट हम डाल देंगे वहां पे, जो रेट आपने बताया रेट ऑफ एक्सचेंज अलग अलग डेट का आपको अलग अलग मेंटेन करना है, तो आप डाल सकते हैं, बराबर है। बराबर डालेंगे तो 31 मार्च को अपने को एक्सचेंज गेन लॉस बताते रहेगा, जो अनरियलाइज रहेगा, बराबर। तो उसको बाद में वापस रिवर्स कर लेंगे क्या फिर 1 तारीख को? नहीं, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर रिसीट हो गई, फॉरेक्स का जो सेल हुआ है उसकी रिसीट हो गई, तो टैली क्या कर लेगा, अपने आप उसका फॉरेक्स गेन निकाल के अकाउंटिंग कर लेगा, जो हमने देखा अभी एग्जाम्पल में।
अगर उस केस में जब आपका पैसा ही नहीं आया, आपने सेल करके बैठे हो और आपको क्या दिखाना है कि 31st में उसका इतना पैसा मुझे रियलाइजेशन बेसिस पे मुझे आ जाता, मतलब मान लो कि 75 रुपीज डॉलर से मैंने बेचा हुआ है और 31 मार्च में $80 हो गए, तो $5 पर इसका मुझे बेनिफिट हो रहा है, ओके, 5 रुपीज का। अगर ऐसी केस में मुझे क्या करना है, 5 रुपीज का मुझे एंट्री दिखाना पड़ेगा, लेकिन टैली बताएगा नहीं कि 5 रुपए फायदा हो गया, कितना फायदा हो गया, क्योंकि उसकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है, एक ही बिल का तो होगा नहीं। तो ऐसी केस में आपको क्या करना, पहले अज्यूम कर लो कि दैट रिसीट इज रिसीव्ड ऑन दैट 31 मार्च। मतलब आप एक फेक एंट्री डाल दो पहले, जैसे ऑप्शनल बोला ना मैंने, एंट्री डाल के ऑप्शनल रखो उसको। आप बोलो कि भाई 31 मार्च में ये रेट मैंने भर दिया यहाँ पे एक्सचेंज में, ओके, जो हमने अभी दिखाया था यहाँ पे करेंसीज में। तो पहले यहाँ पे रखो भर के कि ये 31 मार्च में रेट इसका ये है, ओके, वो सेव हो जाता है। तो यहाँ पे डाल दो पहले, ये रेट होने के बाद वो उसका एक रिसीट कर लो, रिसीट करने के बाद चेक कर लो कितना पैसा आ सकता है, उसकी प्रिंट आउट निकाल के रखो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बराबर। और सीधा जो गैप दिख रहा है आपको, जैसे रुपीज में हमें दिखा दिए ना 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज का एंट्री नॉर्मल पास करनी है। जैसे कि आप 2 अकाउंट बनाओगे, एक अनरिलाइजेबल इनकम ऐसा कुछ रहेगा जो शायद आप डेबिट साइड में रखोगे, ओके, क्योंकि उतना आने वाला है, और दूसरा एक अकाउंट आएगा फॉरेस्ट गेन इनकम, या फिर पता नहीं उसको आप क्या बोलते हो ऐसी केस में, ओके, क्योंकि वो इनकम तो हुआ नहीं है, एक्रूड इनकम है, वो अनरियलाइज्ड बोलते हैं हम लोग, हाँ। unrealized तो 2 लेजर आप बनाओगे, उसकी जेबी पास करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो पार्टी को इफेक्ट आएगा ही नहीं जब तक आप पैसा नहीं आ रहा है। जहां तक मुझे पता है पार्टी को इफेक्ट हम देंगे नहीं, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो मेरे लिए वो डाउट ऐसा भी हो सकता है कि 1 अप्रैल में बैंक करप्ट हो जाए। करके देखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो करना क्या है, हमने जो अभी किया वही एंट्री होगा, बस आपको रिसीट एंट्री डिलीट करनी है। जो हमने अभी किया था, ये यूएस पार्टी जो हमने बनाई थी, ये वाला हमने बनाया था, ये आपको एंट्री टेम्पररी करनी है, रिसीट वाली 31 मार्च में। सिर्फ आपको पता चले कि भाई इसका इनकम क्या हुआ है, गेन क्या हुआ है, फिर उस गेन की जेवी डालोगे आप, और वो यहाँ पे आएगी ही नहीं, वो आएगी आपकी सीधी आपके बुक्स में अलग 2 लेजर में, अनरियलाइज्ड और इसमें, बराबर ना। ओके, चलिए ठीक है। हाँ, यस, प्रॉब्लम आया तो मैं कॉल करता हूँ। यस यस, ओके, नेक्स्ट वन कोई है तो। हेलो। हाँ मैडम। हाँ सर, आप वो इंपोर्ट कैसे करना है वो फिर से बता सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने वो ट्राई किया तो एरर आ रहा है, वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। एरर आ रहा है मतलब वो प्रोसेस फटाफट खत्म होता है या आगे बीच में जाके रुक जाता है? नहीं, इंपोर्ट करने के बाद ही एरर आता है। क्या इंपोर्ट किया आपने? मतलब मैंने मेरा ईयर अलग है जो मैंने कंपनी क्रिएट किया है, पर मुझे पिछले साल का इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे करें? नहीं, पिछले साल का क्या मतलब, वाउचर्स या मास्टर्स? वाउचर्स। ओके, और जो नया कंपनी आपने बनाया उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, बुक्स बिगिनिंग डेट? उसका 1 अप्रैल 2020। देखो अभी 1 अप्रैल 2020 है, वही तो मैंने कल भी दिखाया कि 2020 अगर है और पुरानी वाउचर्स आप यहाँ पे ले रहे हो तो क्या होगा? वो tally.imp करके एरर आता है, बराबर है ना, वो हाँ, एरर हाँ। नहीं। हाँ, तो वो एरर होगा कि उसमें क्या बता रहा है वो खुद से कि आपकी बुक्स बिगिनिंग डेट 2020 है 1 अप्रैल की, और उसके पहले की वाउचर कैसे इंपोर्ट हो सकती है इसमें? वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम ले नहीं सकते ऐसे केस में। ओके। आपको कंपनी की डेट क्या रखनी पड़ेगी? अगर आप देखो पुरानी वाउचर क्यों इंपोर्ट कर रहे हो आप, पहले तो आप क्यों चाहते हो कि पुरानी वाउचर आपको इंपोर्ट करनी है? नहीं, अगर फिर भी आपने जो कल का इंपोर्ट दिखाया वो आपने आपके हाँ, लाइव क्लाइंट का दिखाया, हाँ, तो आप फिर से बता सकते हो क्या? हाँ, बता सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पहले अपनी क्वेरी क्लियर कर लेते हैं कि अगर मेरी बुक्स बिगिनिंग की डेट 1 अप्रैल 20 है, ओके, तो हमने ये भी सिनेरियो देखा था पहले कि मैंने उस क्लाइंट का डेटा मेरे इसमें इंपोर्ट करना चाहता था तो ले नहीं रहा था, क्योंकि मेरी बैच 5 की डेट क्या है, 1 अप्रैल 20 है, तो 1 अप्रैल 20 में वो 1920 की ट्रांजेक्शन लेगा नहीं, बराबर, इसलिए वो एरर भी दिखाया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, रिवर्स किया था, मेरी बैच 1 की डिटेल्स मैंने उसकी डेटाबेस में इंपोर्ट कर ली थी जो 2021 की है, बराबर, वो हो गया था। तो वो करना कैसे मैं वापस बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेम लॉजिक है। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट, सॉरी वाउचर आपको करनी है ना, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैटिस्टिक में जाना है और जो वाउचर्स आपको इंपोर्ट करने हैं उसको सिलेक्ट कर लो, ओके,
वो पूरी पीरियड दे दो उस वाउचर की, जो चाहिए आप ले दे दो पीरियड वहां पे, एक्सपोर्ट का बटन दबाओ, बैकस्पेस जाके XML ही आएगा। XML में डेटा फोल्डर पाथ, फाइल पाथ, और यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है मैंने बताया था, डिपेंडेंट मास्टर को यस करना है, हाँ। बस ये यस करना है। यस कर के आप जाओगे तो आपकी XML फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, और जो एक्सपोर्ट हो गई है फाइल, इसको नेक्स्ट कंपनी में इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ऑफ डेटा में आना है। और इसके पहले मैंने बताया था कि F12 दबा के जनरल में जाके यहाँ पे चेक करना है इग्नोर एरर ड्यूरिंग इंपोर्टिंग यस है क्या। हाँ। ये यस रहेगा तो क्या होगा, छोटी मोटी एरर छोड़ देगा वो। फिर यहाँ पे हम जाएंगे इंपोर्ट ऑफ डेटा में, वाउचर्स में, और उसका पाथ देंगे कि उसकी कौन सी डिटेल आप चाहते हो, तो इसको इंपोर्ट हो गया हो, क्योंकि वहाँ पे अभी शायद जो हमने एक्सपोर्ट किया तो वही चीज डबल भी हो गई यहाँ पे। शायद हमने, मुझे लगता है ये वाला कुछ किया था, परचेस या पेमेंट, ये शायद हमने किया था। देखो यहाँ पे, ये देखो एक साथ की डबल आ गई। हाँ। तो ये इंपोर्ट भी हो गए डुप्लीकेट, क्योंकि ऑटोमेटिक नंबरिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिकल स्टॉक वाला इंपोर्ट हो गया वो। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई ये नहीं है। आप help.tellysolution.com पे चले जाओगे, या फिर अपनी वीडियो थोड़ा रिपीटेड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पे। लेकिन वो नहीं करना है कि 19-20 का डेटा में 20-21 की कंपनी में इंपोर्ट कर रहा हूँ, लेगा ही नहीं वो, टैली छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि और अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस लेने हैं, हाँ वो ले सकते हो, तो वो ले सकते हो। मैंने वो दिखाया था, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, एक्सपोर्ट का बटन दबाना है, और यहाँ पे जाके फाइल का नाम देख लो कहाँ पे जाके गिरेगा, फोल्डर देख लो, और कौन सा मास्टर चाहिए ले लो, उसकी ग्रुपिंग चाहिए तो ग्रुपिंग ले लो, यस ओके, और ओपनिंग बैलेंस चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, यस, तो कौन सी डेट का चाहिए बताएगा यहाँ पे, इसको एक्सपोर्ट कर लो। देखो master.xml.file ये तैयार हो जाएगा। ओके। तो उस डेट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इंपोर्ट करने के लिए क्या है, वापिस इंपोर्ट मेनू में आना है, मास्टर्स में आना है। अभी हम वाउचर्स में गए थे थोड़ी देर पहले, तो मास्टर्स में आना है। हाँ। तो यहाँ क्या आपको फाइल का नाम देना है, जो भी अपनी लोकेशन या फाइल डाला तो वहां पे ले दे देना है यहाँ पे। और फिर मैंने ये 3 चीजें भी समझाई थी, समझ गए। इसको आप थोड़ा रिवाइंड कर लो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि मॉडिफाई विद न्यू डेटा मतलब एडिट कर लेगा, इग्नोर मतलब पुरानी वाली मिल जाएगी तो छोड़ देगा, कंबाइन मतलब दोनों लेजर को मिक्स कर लेगा। तो वहाँ पे 10 रुपए बैलेंस है, यहाँ पे 20 रुपए 30 रुपए कर लेगा दोनों मिला के। यस ठीक है, थैंक यू हाँ सर। थैंक यू। यस नेक्स्ट जरा कोई और पूछ रहा था बीच में। हेलो हाँ सर बोलिए, आप सर बोलिए। सर। हाँ। अभी जो आपने दिखाया ना एक्सपोर्ट का, हाँ। एक क्वेरी है सर, कभी कभी क्लाइंट के साथ डेटा मेल करता है बस, जो हाँ। कि नहीं करना चाहिए, आपने पहले लेक्चर में बोला, बराबर। लेकिन अभी डेटा को मेल करता है, हाँ। अप्रैल महीने का वो वापस से मई महीने में करता है, हाँ। तो खाली अब अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर है क्या, खाली मई महीने का ही डेटा इंपोर्ट होना चाहिए? देखो सर वो ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिस्प्ले बुक में चले जाओ, मई महीने का पीरियड दे दो यहाँ पे कोई, और वो इंपोर्ट कर लो। लेकिन मेरी वहां पे अपील क्या थी कल बताते समय, अभी अप्रैल महीने का आपके पास आ गया है, उसने मई महीने के लिए वापस भेज दिया, आप बोलोगे चलो मैं मई महीने का इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको ऐसा कोई एश्योरेंस है क्या कि उस बंदे ने अप्रैल महीने में जाके कुछ चेंज नहीं किया है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है पता है, वो सामने वाला बंदा अप्रैल में जाके भी कुछ एंट्री कर लेगा पीछे जाके आपको देने के बाद। और यहाँ पे हॉरिबल चीज क्या है मैं आपको बताऊं, मतलब डोंट टेक इट पर्सनल, जो भी आपके यहाँ कोई अकाउंटिंग कर रहा है और वो सेशन में अटेंडिंग है, मैं उनके लिए कोई पर्सनल खराब चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि लोग वहां पे करते क्या है पता है, ओनर ही बोल देता है कि भाई ये B2C वाली जो कैश दिख रही है ना उसको कम कर लो, उसकी बिल एडजस्ट कर लो, यहाँ डाल दो वहां डाल दो, वो निकाल दो, तो वो अपने आप कर ही लेता है। आपने भले रिटर्न भर दिया ना यहाँ पे, वो बोलता है यहाँ पे एडजस्ट करो, लास्ट में हम देखेंगे क्या करना है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं तो मई के ले लूंगा, मैं बताऊंगा मई के कैसे लेना है, लेकिन गारंटी क्या है कि अप्रैल की जो भी आपके पास है गलत है या सही है। तो हर महीने में मुझे वो करना पड़ेगा कि उसकी डेटा लाइव जो आई है और जो उसने पहले मुझे भेजी थी उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा पहले। और रिकंसाइल करने का लोगों का तरीका बताऊं मैं क्या करते हैं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट देख लेते हैं, बोलते प्रॉफिट सही है तो डेटा सही है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो P&L की एंट्री मॉडिफाई कर चुका है, वो तो डेटर्स में भी कर चुका होगा, वो डेटर्स टू डेटर्स बदल भी दिया होगा उसने, महालक्ष्मी एंटरप्राइज की जगह पे महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज को बिल किया होगा, तो भी P&L सेम ही रहेगा। तो वो चीज पहले कंफर्म कर लो आपके लिए, और इसलिए मैंने वो जानबूझ के बोला था कि कॉपी और मेलिंग पहले हमें अवॉइड ही करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो था उसका आंसर भी देता हूँ,
अगर आपको किसी स्पेसिफिक मंथ की करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल में गए, सेल्स में जाके आप, सॉरी इसमें नहीं, DSS स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैटिस्टिक में चले गए, सेल्स में चले गए, सेल्स ऑर्डर में जहाँ पे आपको जाना है, और उस वाउचर टाइप के अंदर जाके जो महीना चाहिए महीना ले लो और उसी मंथ का एक्सपोर्ट कर लो, उसी मंथ का इंपोर्ट आ जाएगा वहाँ पे। मंथ वाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब आपने ऐसा सोचा कि नहीं मेरे पास जो है फाइनल डेटा है, वो बंदा कुछ भी करे, मेरी बैलेंस शीट फाइनल होने वाली है, तो अप्रैल का आपके पास फाइनल हो गया, उसका मई का ले लो, डाल दो यहाँ पे, रिपेयर कर लो, अपने पास रख लो। वापिस उसका जून का ले लो, रिपेयर कर लो, जून का एंट्री इसमें आपके यहाँ ले लो, और उसको बोलो कि तुम्हारा फाइनल डेटा मेरे पास है। तो ये बहुत रेयर केस होगा ऐसे, क्योंकि वो बंदा रोकने वाला है ही नहीं, वो डालता ही रहेगा पीछे कुछ ना कुछ, कैश डालेगा, डेटर्स डालेगा, राउंड अप डालेगा। हाँ लेकिन वाउचर्स में से ही करना है या डेबुक से करना? नहीं नहीं सर, डेबुक मतलब क्या हो जाता है कि पूरी वाउचर आ जाएंगी, सेल, परचेस, रिसीट, पेमेंट, कैश बैंक, एवरीथिंग। और यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिकली ले सकते हो आप। वाउचर्स होते। हाँ, और यहाँ पे इशू क्या होता है कि अगर आपको कंपेयर करने हैं मंथ वाइज, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑटो कॉलम या न्यू कॉलम करके आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। तो क्या होगा कि मैं ऐसे देख भी सकता हूँ कि हर महीने में क्या एंट्री हुआ है, और उसकी डेटा खोल के भी चेक कर सकता हूँ। मान लो उसने जो डेटा दिया था, मान लो वो डेटा नंबर 4 है, ये पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, और ये उसने दिया था डेटा, ये आपने कॉपी करके रखा है साइड में, यहाँ अब तक इंपोर्ट नहीं किया, और आपने जो था वो डेटा 5 है, बैच 5 है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, DSS स्टैटिस्टिक में जाऊंगा, यहाँ पे न्यू कॉलम कर लूंगा, और यहाँ पे बोल दूंगा भाई ये 4 के सामने 5 का कॉलम लाओ, बराबर। तो देखो यहाँ ये हो गया मेरा कौन सा कॉलम, बैच 5 का, ये हो गया मेरा बैच 4 का। तो मैं तो ये तो देख लूं कि अप्रैल मंथ का ही चल रहा है, लेकिन जो मुझे वाउचर्स दिए थे उतनी है क्या उसके पास, इतना तो हो सकता है ना मेरे पास। तो इसको बोलते हैं सामने सामने लाना, उसको कंपैरिजन, मैंने कल बताया था ये। तो किसी भी रिपोर्ट में चेक कर लो, जो भी आपके पास रिपोर्ट आएंगे, अगर यहाँ पे न्यू कॉलम का दिख रहा है तो उसके सामने कोई भी कंपनी आप ला सकते हो। तो पता तो चले कि मेरे पास 20 वाउचर थे, उसके पास 22 थे, तो 2 वाउचर क्या हो गए भाई, तो इसको एंटर दे दो तो पता चलेगा उसके और मेरी क्या है। और यहाँ पे एंटर दोगे तो दोनों का कंपैरिजन आएगा, यहाँ मंथ वाइज। देखो कर्सर कहाँ पे मेरा, यहाँ पे नाम के ऊपर, तो पूरा आ जाएगा। यहाँ पे डालोगे तो उतना ही खुल जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप ऐसे अकाउंटिंग कर रहे हो कि उसको सिर्फ सेल परचेज दिया डालने के लिए, और अपने पास पूरा रखा है, अपने बैंक कैश जो भी है, ऐसे केस में कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। आप बोलो उसका भाई सेल इंपोर्ट करना है, सेल ले लो, इंपोर्ट कर लो, आपके यहाँ हो जाएगा वो। और थोड़े दिन रुकोगे ना तो जून जुलाई में ऐसा भी आएगा कि कस्टमर जो डेटा एंट्री कर रहा है ना, वो आप एडिट भी कर सकते हो आपके यहाँ बैठ के। अभी भी है ऑप्शन tally.net करके, लेकिन वो थोड़ा स्लो जाता है, तो गूगल क्रोम से आप सीधे उसको एडिट भी कर पाओगे। टैली खुद इसके पीछे पड़ा है अभी क्लाउड के ऊपर। ओके सर, थैंक यू सर। यस थैंक यू। ओके, और कोई अर्थ है कोई बीच में? सर हाँ सर बोलिए। सर एक्चुअली वो अगर अपन ने विदाउट इन्वेंटरी अकाउंटिंग की है, हाँ, तो उसका ओपनिंग बैलेंसेस अपन ले सकते हैं क्या? विदाउट इन्वेंटरी अकाउंटिंग किया है, और ओपनिंग किसका चाहिए आपको, लेजर का? हाँ नहीं, हाँ लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस अपने को इंपोर्ट करने का है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेंटरी वाइज किया है कि लेजर वाइज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ओपनिंग ही है, दोनों केस में इंपोर्ट होगा। लेकिन पहले आपने इंपोर्ट किया, पहले आपने इन्वेंटरी वाइज रखा था, बाद में इन्वेंटरी वाइज नहीं रखा है, ओके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। अच्छा नहीं, वहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का एरर आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक एरर क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ एरर क्यों आ रहा है। आपने क्या किया है कि यहाँ पे हाथ से डाला हुआ है, कहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। अकाउंट्स इन्फो में लेजर में चला गया, मैं क्रिएट करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक न्यू करके मैं क्रिएट करता हूँ अंदर। ओके, किसका आवाज आ रहा है बड़ा? क्लोजिंग यहाँ पे लिया, स्टॉक इन हैंड एक्सेप्ट कर लिया मैंने। पहले ऐसे करना है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टॉक इन हैंड। ओके ओके, एक मिनट, ये आपका ही आवाज है क्या घर का? ओके नहीं नहीं सर, नहीं। ओके ठीक है। और अब देखो यहाँ पे अल्टर में जाते हैं, वही लेजर हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आपको एक फिगर आउट करना होता है कि ये 1 अप्रैल का मेरा 100 रुपया था, फिर 31 मई का मेरा 200 रुपया था, ओके, फिर 31 जून का मेरा 300 रुपया था, और 31 मार्च का मेरा 1000 रुपया था। तो इस तरीके से फीडिंग क्या रहता है वहां पे, जो लेजर आपने जो आप डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां पे। प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी बुक्स कहाँ पे है अभी,
अभी आपकी बुक्स 2020 की है, जैसे मैडम का क्वेरी था वही आपका क्वेरी है सेम, क्योंकि ये डेट्स उसको मिलेगी नहीं, समझ गए। आपने 1920 में देख लो, जो डेटा आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो उसके अंदर वो स्टॉक के लेजर में जाके देखो कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि 12 फिगर्स डाली है कस्टमर ने या आपने, तो उसकी कोई भी डेट यहाँ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा ना कि ये डेट तो मेरी बुक्स में चलेगी नहीं, क्योंकि मेरा डेट तो 1 अप्रैल 2020 से चल रहा है डेटा। तो ऐसी केस में आपको वो इतनी फिगर आपको हाथ से डालनी पड़ेगी वहां, अगर आपको पूरी चाहिए, या तो वहां से निकालनी पड़ेगी। तो एक फिगर रहेगा मैक्सिमम, एक फिगर डाल दो हाथ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट, इसके वजह से ओके रह सर, गया वो। ओके ओके सर, थैंक यस यू। यस। सर एक क्वेरी पूछना था। हाँ बोलिए। अगर सेल्स इनवॉइसेस गलती से डबल एंटर हो जाते हैं, हाँ, तो उसको फाइंड करने के लिए कोई ऑप्शन है क्या? सेल्स सेम इनवॉइस सेम में इनवॉइस नंबर, जैसे मैन्युअल इनवॉइसेस फीडिंग करते समय डबल हो गए, तो डायरेक्टली कुछ की है क्या जिससे फाइंड कर सकते हैं? नहीं, बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट का क्वेरी नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट वाउचर सर्च करने का एक यूटिलिटी मैंने फ्री दिया हुआ है टेलीग्राम पर। मैं वापस इसको रिपीट करूंगा, तो आपको डुप्लीकेट वाउचर्स जो सेम नंबर से आई है वो आपको मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डुप्लीकेट वाउचर्स मिल जाएंगी। वेट में मेरे पास जस्ट मिनट, मेरे पास अभी रहेगा तो मैं अभी शेयर करता हूँ। परचेस और सेल्स की डुप्लीकेट वाउचर्स अगर आपको ढूंढनी है तो वो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, जस्ट वेट। तब तक कोई है तो क्यों, आप पूछ लो, मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। हाँ ओके, इसमें मुझे ढूंढना पड़ता है मैंने किसके लिए क्या बनाया हुआ है। ओके, डुप्लीकेट परचेस बिल का है मेरे पास। ठीक है, कोई इशू नहीं सर। ओके, चलो मैं इसको दे देता हूँ मैं आपको अभी। ओके, ये दोनों फाइल में अभी 4 बॉक्स में अटैच करता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट पकड़ लो। थैंक यू। ओके, एक उसका ये भी दिया मैंने, ये यूटिलाइज कैसे करना है, और ये है वो मैंने बिल, परचेस बिल का दिया अभी। तो परचेस बिल का आप कर लो, अगर आपको लगे कि सेल्स का भी डेवलप करके चाहिए तो 1 to 1 कर लो, व्हाट्सअप कर लो, टेलीग्राम डाल दो, मेल डाल दो, मैं कुछ ना कुछ इसमें डेवलप करके आपको दे दूं, क्योंकि वो मैनुअल है तभी आप ट्रैक कर पाओगे। ये परचेस का हमने इसलिए किया है कि परचेस में क्या होता है, यहाँ पे अलग नंबर रहता है उसके लिए। परचेस में क्या होता है कि वाउचर नंबर से चलता नहीं है। यहाँ पे अगर 200 नंबर का एंट्री है और वापस दूसरा एंट्री 200 नंबर से हो रहा है और पार्टी सेम है, तो यहाँ पे ट्रैक करना आसान होता है, वो कंट्रोल भी करता है और फाइंड भी कर लेता है। ये लेकिन सर आपने जो भेजा है, इसको इंस्टॉल कैसे करना पड़ता है? क्या टैली? ये कोई भी टीडल लगानी है ना टैली में, तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स दिख रहा है नीचे वाला, हाँ, या तो यहाँ पे क्लिक कर लो। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करो तो लेके कहा गया, देखो गेटवे ऑफ टैली में प्रोडक्ट एंड फीचर्स में लेके गया, बराबर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे F12 दबा के प्रोडक्ट एंड फीचर्स में जा सकते हो, तो दोनों एक ही जगह जाएगा। ओके, क्लिक मैनेज। करने, फिर यहाँ पे F4 करना है, F4 दबाना है। F4 मतलब मैनेज लोकल डिटेल्स। तो F4 करोगे तो यहाँ पे ऊपर यस रखना है, यस, और फिर ये फाइल ऐसे लगानी है, यहाँ पे पूरी फाइल का पार्ट डाल दो यहाँ पे .tcp तक। ओके, जैसे मान लो अभी ये मैंने यस किया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक नया रिपोर्ट मैंने डेवलप किया था, ये रिपोर्ट आ गया यहाँ पे। या फिर वाउचर में आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये सब कुछ ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग चीजें ऐड कर ली है, so it is possible because of that development। बराबर। यस, तो ये इसकी सबसे ऐड। हाँ, इनवॉइसिंग में हम लोग नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी एक नंबर से मेरे को एवरी ईयर रिस्टार्ट करना है, उसके आगे 1920 हाँ कर सकते हो ना। इसमें आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, अल्टर में जाना है, सेल्स में जाना है। ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर ही हमेशा आता है यहाँ पे, एक मिनट, क्रेडिट सेल्स में जाना है, और इसके अंदर जाओगे, एडवांस में जाओगे, यहाँ पे यस करना है, ऑटोमेटिक। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो दिया है, व्हाट इज ऑटोमेटिक, व्हाट इज मल्टी, और ये सब मैंने दिया हुआ है। इसके अंदर यस करोगे आप,
तो यहाँ पे आप जाओगे तो एक नंबर स्टार्टिंग लेंथ कितनी चाहिए मान लो वो डाल दो। यहाँ पे विड्थ मुझे 4 चाहिए तो 4 या 3 चाहिए तो 3 डाल दूं। 0 अगर 3 के पीछे 0 है मतलब 1 नंबर है तो 0001 आएगा, तो इसके लिए यस कर लो यहाँ पे। फिर 1 अप्रैल से मुझे क्या चाहिए, ईयरली रीस्टार्टिंग होना है। फिर आगे पीछे क्या चाहिए तो यहाँ पे डाल दो। प्रीफिक्स में क्या चाहिए, मान लो 2021 चाहिए, फिर ऑब्लिक चाहिए। फिर सफिक्स में बोलूंगा 1 अप्रैल से उसको क्या देना है मुझे, वापस ऑब्लिक करके मैं डाल दूंगा कि ओके। ओके डाल दिया यहाँ पे बस, और एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी क्या होगा यहाँ पे मैं अगर सेव करूंगा, जस्ट मिनट, वो रेट की सेटिंग। हाँ ये रेट का सेटिंग है। देखो इसके ऊपर ये तो मतलब क्या है कि ये सब बेसिक में आ जाता है। अभी उतना टाइम नहीं है बेसिक का। रेट भी हम डाल के रख सकते हैं कि कोई बंदा अपने हाथ से वो रेट एडजस्ट कराए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्रेडिट सेल में अगर जाता हूँ मैं तो यहाँ पे बिल नंबर कैसे आया, देखो 2021 ऑब्लिक उसका बिल नंबर आ गया और अब पीछे आगे ओके आ गया, गॉट पॉइंट, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं वाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशन। इसके ऊपर एक कोई मैंने मेरे चैनल पे डाल दी होगी वीडियो कि पता चले लोगों की ये कैसे करना है। अभी ऐसा भी हो सकता है ऑडिट में सब लोगों के लिए मैं और एक बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक नंबरिंग तो आपने रख लिया और आज बीच में जाके कुछ घुसाना है उसके अंदर, 2 वाउचर्स के अंदर एक इंसर्ट करना है, क्या करेंगे? So it is not possible for currently in Tally. If you are in automatic numbering, then you cannot insert a voucher between 2 vouchers. अगर करोगे तो क्या होगा, अगला वाउचर आगे चला जाएगा, एक से आगे चला जाएगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ होता है, ऐसे करके भी रखा हुआ है। शायद ढूंढोगे तो ऐसे भी कई जगह पे फ्री मिल जाएगा, किसी ने वहाँ पे मैंने भी बहुत जगह डाल दिया है। तो उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक वाले को पकड़ लेगा और उसको मैनुअल कर लेगा पहले वो, मतलब वही नंबर वही जगह पे रहेगा लेकिन एडिटेबल आ जाएगा और मैनुअल हो जाएगा नंबरिंग अपने आप। अभी आप इसको मैनुअल करने जाओगी तो पूरी नंबर ही चली जाएगी, पूरा नंबर ही गायब हो जाएगा। और थ्रू यूटिलिटी करोगे टीडीएल के थ्रू तो क्या होगा, वो नंबर जाएगा नहीं, सेम नंबर सेम जगह पे रहेगा, एडिटेबल रहेगा। फिर एक नंबर के बाद में 2 नंबर का बिल है और आपको बीच में कुछ डालना है उसके अंदर, तो 1A डालना है आपको, तो 1A डाल दो तो हो जाएगा वो। लेकिन अभी नहीं आप कर सकते हो यहाँ पे, अगर ऑटोमेटिक है तो कुछ नहीं कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू टीडीएल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। और जो लोग आगे जाके कुछ और सीखना चाहते हैं, टैली कस्टमाइजेशन या ऐसी कोई टाइम है उनके पास, नॉर्मल प्रैक्टिस छोड़ के स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए मैं ज्यादा अपील करना चाहूंगा। बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग इन लाइक दिस टाइप्स ऑफ नॉलेज, इट विल बी मोस्टली इनकम अर्निंग इनकम्स सोर्स। नॉर्मली हम ढूंढने जाते हैं क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट नहीं ढूंढना है आपको, कस्टमर अपने पास आ जाएंगे। आप ही देखो कितनी सारी क्वेरीज पूछ रहे हो, तो इसमें आपको मिल जाएगा कि एक काम करूँ तो बेच सकता हूँ मैं, इन लोगों को दे सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली मैं बोलूंगा कि ऐसी बैचेस या ऐसे किसी इसमें इंटरेस्ट दिखा के आप कर लो। ऑल ओवर इंडिया 2% डेवलपर्स है, ओनली 2%। तो और 100 बढ़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके 2% कंपेरेटिवली विद 20 lakhs टैली यूजर्स, तो बहुत कम। 20 lakhs लाइसेंस है मार्केट में, पायरेटेड तो छोड़ दो। तो 20 lakhs लोगों के लिए 2% ही लोग हैं जो डेवलप कर रहे हैं। तो आप चाहते हो तो कल ही मेरा डेमो बैच है, उसमें 10 लोगों का ऑलरेडी साइन अप हो गए हैं। वो लोग, उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, तो मैं मेरी आपके ग्रुप में डाल दूंगा जो है इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज हेवी पेड कोर्स एक्चुअली। मार्केट में 9,000 10,000 चार्ज कर लेते हैं और वो आधा अधूरा दिखा के छोड़ देते हैं, हर चीज का थोड़ा 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 स्मेल देते हैं और छोड़ देते हैं उसको। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, हम भले 5 या 6 टॉपिक उसके सीखेंगे लेकिन पूरा हो जाएगा वो। ओके तो आप ट्राई कर लो, अगर आपको डेमो बैच में आना है तो मैं आपकी मेल में, सबकी मेल में वैसे वो लिंक आने वाली है कि आप डेमो बैच के लिए आने वाले तो आ जाओ। 10 से 11 में है, 1 घंटा हम डेमो दे रहे हैं। जिसको लगे कि ये मेरे दिमाग में आ सकता है, मैं सीख सकता हूँ, नया कुछ कर सकता हूँ, वही बंदे वहाँ पे जो भी हम कमर्शियल बोल रहे हैं उसकी मैंने एडवर्टाइज भी डाल दी है अपने ग्रुप में। इट इज ऑल्सो अगेन फॉर सी और सी स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ऑल्सो फॉर कॉमन पीपल्स अगेन। ओके कॉमन यूजर के लिए हम दिखाते नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है कि वो उसका क्या लॉस करना है, वो सोचेगा कि किस तरीके से आपको घुमाना है, गलत रिपोर्टिंग आपको कैसे दिखाना है, वो सीखना चाहेगा वो पहले। तो सही वाला कुछ हाथ में टूल आता है तो उसका अच्छा क्रिएटिव यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, वो डिस्ट्रॉइंग सोचेगा पहले। तो इस तरीके से आप कुछ उसमें आने चाहते हो तो आप आ सकते हो। ओके चलो, अभी कोई और क्वेरी है तो आप पूछ लो। हाँ सर इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज या
इसका कोडिंग नहीं का नहीं, कोई नहीं, knowledge? कोई जरूरत नहीं है, आपको टैली का नॉलेज होना चाहिए बस, वहाँ पे वही कंडीशन है। जैसे कि इन्वेंट्री ऑन करना कहाँ पे ऑप्शन रखा है, ये फिल कहाँ पे है, वो कंपनी वाइज क्या है, नॉन कंपनी वाइज क्या है, तो बस आपको उतना नॉलेज हो जाए कंपनी टैली का बेसिक। ओके, तो हाँ एंट्री में आप लेजर कहाँ पे लेते हो, लेजर मतलब क्या, आइटम मतलब क्या, तो इस एंट्री में उतना पता होना चाहिए कि गाड़ी का नंबर मुझे अंदर डालना है, उसकी जगह पे वो बंदा बोल रहा है कि बाहर डालने को दे दो, तो यहाँ पे डाल दो तो अंदर जाना चाहिए अपने आप। तो ऐसे कुछ चाहिए, तो मुझे पता तो हो कि इसके अंदर जाता हूँ तो वो पार्टी का पूछ लेता है कुछ ना कुछ यहाँ पे, तो ओके इतना पता हो जाए ना तो आप डेवलपिंग कर सकते हो, हम सिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जब when we import for हाँ, say 2 months and we missed out the month in between, so वो वाउचर नंबर सेम आएंगे या ऑर्डर चेंज हो जाएगा उसका सीक्वेंस? मतलब कब, अगर आपने वो गलती मतलब करके आगे चले गए हो? हाँ यस, मतलब मैंने यस, अप्रैल का इंपोर्ट किया और जून का इंपोर्ट किया, आई फॉरगॉट मई, सो वो सीक्वेंस आएगा इंपोर्ट करने के बाद मई का, या चेंज हो जाएगा सीक्वेंस? नहीं देखो, अगर आपकी ऑटोमेटिक नंबरिंग है, ओके, तो ऑटोमेटिक नंबरिंग करेगा क्या पता है, आपका वहां का नंबर इंपोर्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे, ओके वो अपना ही इंपोर्ट कर लेगा, खुद का नंबर निकालेगा 1 2 3 4। ओके एक, ओके अगर मैनुअल है आपके दोनों के पास तो कोई सवाल नहीं है, वो मिस नहीं होगा। इसलिए आपको कभी भी, मैं सबके लिए बोल देता हूँ यहाँ पे, आपको नंबरिंग क्या रखना है पता है, अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप अल्टर, मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी भी नंबर में चला जाता हूँ क्रेडिट सेल में, तो नंबरिंग क्या रखना है पता है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड वाला लेना है। ओके, और इसका मतलब क्या है कि वो नंबरिंग ऑटोमेटिकली 1+1 2 कर लेगा नेक्स्ट वाउचर के लिए, लेकिन 2 इज ऑल्सो एडिटेबल। अगर मान लो आपका स्टार्टिंग नंबर 500 है और पिछले 500 आपने एंट्री नहीं किए, तो सीधे 500 डाल दो, 500 से काम चालू होगा, नेक्स्ट वाउचर 501 आ जाएगा आपका। तो एक हाथ से उन्होंने एक सेटअप यहाँ पे रखा है कि ऑटोमेटिक भी है और मैन्युअली ऑर्डर भी कर सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, सर हाँ हाँ मैडम। मेरा एक क्वेरी है जीएसटी रेट सेटअप पे। हाँ तो मैंने एक्चुअली जीएसटी आइटम स्टॉक आइटम पे सेट किया और फिर हाँ एक कैटेगरी के लिए ग्रुप पे सेट किया। हाँ तो स्टॉक आइटम पे जब सेट किया तो टैली में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया जीएसटी का, हाँ, और जब ग्रुप पे सेट किया था ना तभी वो हुआ नहीं, तो आप वो वापस एक बार दिखाओगे क्या? ग्रुप में हुआ नहीं? नहीं हुआ। ओके, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। यहाँ पे मान लो जस्ट मैं मेरी डेवलपमेंट बंद कर लेता हूँ। ओके, अभी हम यहाँ पे जाते हैं, हम सेल्स में देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पार्टी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और जस्ट विद इन जस्ट 5 मिनट में अपना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे कीबोर्ड ले लेता हूँ। अब कीबोर्ड को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ और कीबोर्ड के अंदर देखता हूँ पहले क्या है। तो 5% है मेरा, और इसके एप्लीकेबल डेट क्या है मेरी, 1 अप्रैल 20। ठीक है, और कीबोर्ड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाला मैंने स्पेस के अंदर, और स्पेस के अंदर जाके मैं रेट डाल देता हूँ इसका 18%। ओके, और इसको भी मैं एचएसएन दे देता हूँ जो भी है, और इसको डाल दिया 18%। ओके, एक्सेप्ट। चाहो तो मैं ग्रुप में अंदर कंट्रोल एंटर करके देख लूँ यहाँ पे कि इसके अंदर कैलेंडर में क्या डेट गिरा है। ओके, तो कोई मिस्टेक ना हो, तो 1 अप्रैल 20 ही गिरा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा ग्रुप में 18% है और आइटम में 5% है, देख लो अब क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया सेल्स में, आइटम लिया, क्वांटिटी लिया 10। ओके, रेट जो भी है मान लो 200 रुपया रेट है, ले लिया। अब मैं चाहूंगा यहाँ पे CGST ले लूं और SGST ले लूं। ओके, जस्ट वेट। ओके, अब यहाँ पे देखो कि 50-50 कैलकुलेट हो गया। कितने रेट से हो गया है आपको पता है अभी? देखो 2.5 2.5। तो रेट कहाँ पे लगा था मेरा? स्टॉक आइटम पे लगा था, स्टॉक बराबर। आइटम, हाँ। तो जब मैंने एक टास्क भी दिया था शायद आपको कि आप अलग अलग जगह पे रेट लगा के देखो क्या होता है, तो उसका आंसर भी यही है कि जहाँ पे उसको पहले मिलेगा, मतलब अभी वाउचर लेवल पे हमने रेट नहीं लगाया, तो क्या हो गया, उसने आइटम पे पकड़ लिया। आइटम के बाद कहाँ पे पकड़ेगा? आइटम की ग्रुप पे पकड़ेगा। अगर मैंने आइटम पे नहीं लगाया होता तो क्या हो जाता यहाँ पे? चलो निकाल देते यहाँ से। मैं इसको अंदर जाके सीधा क्या कर लेता हूँ, मैं इसको निकालता नहीं हूँ, मैं इसको कैलेंडर बदल देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ ये कौन सी डेट का वाउचर है अपना, देखो पीछे 31
मार्च का ही है, ओके, मार्च का लिया हमने। चलो मैं यहाँ का निकाल देता हूँ, क्योंकि क्या मुझे क्या करना था, यहाँ पे वो डेट बदलनी थी। चलो अब देखो यहाँ पे रेट क्या हो गया, अरे वाह, तो आ गए ना ग्रुप से। यस, सो इफ रेट इज नॉट डिफाइंड ऑन एनी लेवल देन टैली विल नॉट कंसिडर एनी रेट। अगर वो हायर लेवल पे डिफाइन किया है तो आगे नहीं जाएगा वो, ओके। तो कभी भी वो पहले हम जब किसी को मिलते हैं या किसी के पास से सर्विस लेना चाहते हैं, पहले हम किसको पकड़ते हैं, जो पास में बैठा है उसको पकड़ेंगे पहले, फिर दूर वाले के पास जाएंगे। अब ये क्या करेगा, जीएसटी रेट पहले पास में किसको मिल रहा है वो, तो ये आइटम से मिल रहा है। अगर आपने लेजर डाल दिया होता, यहाँ पे लेजर में रेट डाल दिया था तो क्या होता, चलो इसको रेट डाल देते हैं। मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसको बोलते हम टैक्सेबल है और 28% से है। चलो 28% कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो अभी क्या रेट पकड़ा है, 28%। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो आइटम पहले पकड़ा, ओके, तो उसकी हायरार्की देख लो। मैं यहाँ पे नोटपैड निकालूंगा, नोटपैड की वैसी जरूरत नहीं, आप help.tallysolution.com के ऊपर चले जाओगे ना, तो वैसे भी टैली दिखाएगा यहाँ पे कि वो हायरार्की क्या ले रहा है। देखो नोटपैड में हमने यहाँ पे दिखाया था, अभी वो पकड़ेगा कैसे, मैं बताता हूँ। पहले चेक करेगा कि वाउचर लेवल पे है क्या, इसके ऊपर है क्या। बाद में देखेगा कि लेजर की ग्रुप को है क्या, लेजर का ग्रुप, जैसे परचेस अकाउंट सेल अकाउंट है, उसका ग्रुप क्या है कि परचेस और सेल्स, ओके। उसके ग्रुप को अगर नहीं है तो लेजर के मास्टर का पकड़ेगा, लेजर मास्टर। फिर स्टॉक का ग्रुप पकड़ेगा, ओके, स्टॉक का ग्रुप नहीं, आइटम, स्टॉक का आइटम पकड़ेगा यहाँ पे, आइटम। उसके बाद स्टॉक का ग्रुप, उसके बाद आपका कंपनी और पहले ये पकड़ेगा। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं चाहूँ कि इसको मुझे एग्जम्प्टी भेजना है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने सिखाया था कि यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे बोल देंगे इसको कि अलाउ मॉडिफायर को यस कर लेंगे, और मुझे इसको अगर एग्जम्प्टी बेचना है तो क्या होगा, मैं इसको बोल दूंगा सेल्स एग्जम्प्ट है भाई, सेल्स एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे 0 पकड़ लो, 0 पकड़ लो, 0 पकड़ लो, सब कुछ 0 0 0, जीएसटी निकल गया। और देखो एनालिसिस में उसने क्या पकड़ा है, सेल्स एग्जम्प्ट। तो वाउचर लेवल पे कुछ मिल गया तो सब कुछ छोड़ देगा वो। वाउचर पे कुछ नहीं मिला, आइटम को मिल गया, लेजर को मिल गया, लेजर पकड़ लिया। लेजर को ग्रुप को मिला, उसको पकड़ लिया। आइटम को मिला तो आइटम से ले लेगा, आइटम को नहीं मिला आइटम के ग्रुप से ले लेगा। तो जितनी लेवल्स जहां पे मिलेगा नहीं वहां से आगे चला जाएगा, कुछ मिल गया तो वहां से पहले ले लेगा वो। क्लियर है मैडम? ओके ओके ओके, मैं आपका सर वापस करके देखती हूँ, अगर कोई क्वेरी होगा तो मैं आपको हाँ कर पूछ सकते हो, लूंगी कोई 1 प्रॉब्लम to नहीं। 1 कर। हाँ एनी टाइम, थैंक यू। यस, ओके ओके। आई होप कि सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। हम लोग इतने दिन से आपने बहुत टाइम टू टाइम भी क्वेरी पूछी है, ऐसा नहीं कि हमने कोई ओपन रखा हुआ है। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा ओपन रह गया है, देखो चैट बॉक्स में भी कुछ डाला हुआ है लेकिन टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, आई थिंक। ओके, सब लोगों ने सेशंस के रिलेटेड डाला है। तो मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगा, आप लोगों ने पेशेंसली सब कुछ सीखा है। मेरे यूट्यूब या फेसबुक के इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक मैंने डाले होते हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने दिखाया आपको, ई लर्निंग भी है, बहुत सारी फैसिलिटी मैंने रखी है और एवरीथिंग इज सर कल का रिकॉर्डिंग हाँ दे दिया, इसमें डाल दिया है चैट बॉक्स में। मेरे चैट बॉक्स से डिलीट हो गया, कैन यू प्लीज सेंड द लिंक अगेन? ओके, कोई डाल देगा अभी कल का जो मैंने दिया था वो। वेट, किसी ने दिया होगा यहाँ। ओके ओके सर, आया आ गया ना? यस, हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो देखो मच। सब लोग, हाँ सब लोग है, कोऑपरेटिव मिल जाएगा। और मैं एक टेक्स्ट फाइल बना के आपको वैसे भी आज के सेशन की और अब तक की सब मिला के सबको मेल कर दूंगा, और मेरी जितनी डिटेल्स है सोशल मीडिया के ऊपर वो मैं डाल दूंगा वहाँ पे। आप लोग पेशेंटली थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सकता है उतना टैली का यूटिलाइजेशन करना ट्राई कर लो। कहीं पे दिक्कत आता है, किसी को नया टैली चाहिए, किसी को टैली कस्टमाइज करना है, कस्टमाइजेशन सीखना है, किसी को कुछ भी टैली में करना है, एवरीथिंग इज हियर विथ रिगार्डिंग टैली, एवरीथिंग।
तो आप कभी भी 1-to-1 या ग्रुप या कहीं पे डाल दो, जहाँ पे चार्जेबल रहेगा मैं वहां पे बोल दूंगा कि इट इज चार्जेबल। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऑटो बैकअप चार्ज परचेस किया है। सी लोगों के लिए एक लिस्ट मैंने डाल दिया है मेरी वेबसाइट पर कि ये डेवलपमेंट्स आपको 100% लगने वाली है और वेरी लोएस्ट कॉस्ट में मैंने वो दे के रखा हुआ है। तो जस्ट यू हैव टू फाइंड एंड आस्क अबाउट योर क्वेरी। जैसे आपने अभी कुछ डुप्लीकेट एंट्री का पूछा था किसी ने, तो बहुत सारा है मेरे पास, बहुत सारा है। मतलब मैं शायद आपको बोलूं तो आप बोलोगे कि इतना कब करके रखा है, तो शायद 1500 प्लस डेवलपमेंट्स मैंने टैली में अब तक कर ली है। तो बहुत कुछ रखा है यहाँ पे। जहां तक आप टैली अब तक तो टैली आपने एक्सप्लोर किया जितना मैंने सिखाया, और इसके अंदर जाएंगे ना तो और रिक्वायरमेंट आएंगी। एक्सेल के जैसा है वो, खत्म नहीं होने वाला है वो, क्वेश्चन है। सो मैं थैंक्स करना चाहूंगा। किसी की शायद क्वेरी नहीं रहेगी तो मैं क्लोज करूंगा, कोई है सर, तो फिर वेटिंग। हाँ सर। ये टेलीग्राम में हमको ऐड करने वाले एक ग्रुप को, तो उसका कुछ किया नहीं? टेलीग्राम में देखो 2 ग्रुप है। एक है हाँ, मेंबर्स जो सीए लोग हैं उनका एक है, और हाँ, एक है जो नॉन मेंबर्स है जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अब तक फाइनल नहीं हुए। आपको करेक्ट। जिसमें जाना है वो दोनों की लिंक आपको मेल में आने वाली है। वैसे मैंने अभी दिया हुआ है, हाँ, सीए लोगों के अलग लिंक दिया है और नॉन सीए लोगों को अलग लिंक भेजा है मैंने ऑलरेडी। फिर किधर, भी हाँ, कहाँ भेजा है? मेल में दिया है सर। नहीं ना, मेल नहीं आया है। कौन सा ठीक। मेल आईडी? आपका मेल आईडी ना? हाँ, मेरा rbmitter@gmail.com। नहीं आया है। नहीं आया अभी तक। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। बैच 5 आपका नाम से मैं बताऊंगा आपको आया है कि नहीं आया है। CA खोल्लम है @gmail.com। जस्ट वेट बैच 5, हाँ। बैच 5। ओके, आपका ये बोलो तो नाम। CA खोल्लम KHOLLAM। ओके, इसमें ना हाँ, तो सीए कॉलम पे शायद @gmail.com। ये देखो, ये जो मैंने दिया था माय डिटेल्स, ये जो आया था ना इसमें मैंने आपको लिंक दिया था। ये देखो, ये स्पैम में गया फिर। शायद स्पैम में गया होगा, या तो मैं इसको मैं वापस रीसेंड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज हाँ, प्लीज कर दीजिए। सर हमको भी नहीं आया। शीतल सुराना करके है। सॉरी, शीतल सुराना मेल आईडी है। ओके, आप शीतल सुराना। ओके आप व्हाट्सअप कर लो, क्योंकि ये सब में गया है सर, 100% गया है आपका। शायद मुझे लगता है कोई इशू रहेगा या फिर स्पैम में गया होगा। देखो आपको दिखाऊं चाहो तो मैं, सीए कौन सा आप बोलिए। सॉरी, शीतल सुराना। सीए शीतल सुराना। ये देखो, ये है। नहीं सीए शीतल सुराना। ओके, शीतल खुराना आपकी SHEETAL। हाँ है। ये देखो, इसमें आपने तो ये इसके ऊपर पे आ गए हो और ये आपको मिल गया है। ये देखो, ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके, मिला है, आप ट्राई कर लो। अगर नहीं है तो मैं कल का जो इनविटेशन डाल दूंगा, इसके साथ में सभी को डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एक्चुअली, और होप कि हम कहीं आगे और मिले। पुणे में आके मैं मिलूंगा, और देखते हैं कहीं किसी और सेशन में और कहीं और मिले तो हम कुछ और अलग कुछ क्रिएटिव करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यस, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।